इंडिया अलायंस का प्रॉब्लम क्या है? दे हैव नथिंग बट टू फॉल इन लाइन विद कांग्रेस। आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी का डिसीजन है? हो सकता है उनके स्पोक्स पर्सन का प्रेशर हो कि साहब इतनी एब्सर्ड चीजें आप बोल रहे हैं, हम कहां तक डिफेंड करें जाके। ममता जी की पार्टी 3 में है ना 13 में है। अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल एंड इन बेंगलुरु व्हेन दे मीट दे सेड वी नीड ममता टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया। अरे भाई, जिन्होंने 10 साल अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोलने दिया, कैसे वो गवारा करेंगे कि कोई दूसरा उनसे सवाल पूछ ले? बहुत डेमोक्रेटिक है। तभी गुलाम नबी आजाद भी छोड़ के चले गए, ईस्ट में हिमंता बिश्व शर्मा छोड़ के चले गए, साउथ में केशवन छोड़ के चले गए, ए.के. एंटोनी का बेटा अनिल एंटोनी छोड़ के चला गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ के चले गए। हकीकत यह है कि जब जब सत्ता छूटती है तब तब कांग्रेस टूटती है। अगर हम ये कहें कि ट्रांसलेशन तो भारत और इंडिया बराबर है, पर राहुल गांधी ने तो नहीं कहा ट्रांसलेशन की लड़ाई है। राहुल गांधी ने तो कहा आइडिया की लड़ाई है, और आइडिया में इंडिया का आइडिया और भारत के आइडिया में जमीन आसमान का अंतर। अगर ये कॉन्फ्रेंस कहीं हो गई होती है कि इरेडिकेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी और इरेडिकेशन ऑफ इस्लाम, अरे साहब, एक भोजपुरी का गाना है ना, आरा हिले छपरा हिले बलिया हिले ला, तो जानते क्या होता? दिल्ली हिले, लंदन हिले, न्यूयॉर्क हिले ला, 7 समुद्रों में तूफान सुनामी आ गई होती। पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है जिसकी आइडेंटिटी छोड़िए, लैंग्वेज भी उधार की है। जब पाकिस्तान बना तो वहां की लैंग्वेज क्या थी? नेटिव लैंग्वेजेस पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलूच, और जब तक ईस्ट पाकिस्तान था तो बांग्ला। इनमें से तो कुछ नहीं लिया। ये उर्दू लैंग्वेज कहां से आई? ये तो दिल्ली लखनऊ की लैंग्वेज है। तो पाकिस्तान ने लैंग्वेज भी उधार की ली हुई है। Namaste, Jai Hind. Thank you for making this podcast one of the most watched or listened channels on YouTube and audio platforms. My guest today doesn't need much of an introduction. He's been on your request list for a long time. Sudhanshu Trivedi is somebody that you would have seen on television channels as well as on WhatsApp messages and on audio platforms. BJP spokesperson and member of Rajya Sabha, Sudhanshu Trivedi is one of the best debaters in the country. It's literally impossible to debate with him about Indian history, culture, mythology and politics. So without much ado, let's talk to Sudhanshu Trivedi. Sudhanshu ji, thank you so much. आप ANI podcast में आए. मैं पहले अपोलोजाइज कर लेती हूँ अपने व्यूअर्स को, क्योंकि वो पहले ही पूछेंगे कि आपने ऐसे सवाल कैसे पूछ लिया। सुधांशु जी, आपका फ़ैन फॉलोइंग जो है यूट्यूब में इतना है कि हर पॉडकास्ट में पहले होता है कि व्हेन आर यू ब्रिंगिंग सुधांशु त्रिवेदी जी, व्हाई डोंट यू आस्क दिस टू हिम, व्हाई आर यू आस्किंग दिस पर्सन। सो टुडे एक लंबा लिस्ट है, ये भी पूछना है, फला भी पूछना है, ये भी पूछना है। तो मैं पहले तो अपनी बिरादरी के बारे में पूछूंगी। ये जो नया बॉयकॉट लिस्ट जो निकला है इंडिया अलायंस की तरफ से, तो उसके बाद उसके बारे में पूछूंगी व्हाट डू यू हैव टू से टू दिस। बट फर्स्ट, फॉर आवर एक्सपैट व्यूअर्स, अ लिटिल information about what this boycott list is all about. The India Opposition Alliance has decided to boycott television shows moderated by certain news anchors. The list, shared by several members of the parties of the Indian coalition, contains the names of Republic TV's Arnab Goswami, News 18 Hindi's Amish Devgan, Times Now's Navika Kumar, India Today Group's Sudhir Chaudhary, Gaurav Sawant and Shiv Arur, Bharat 24's Rubika Liaquat, among the 14 news anchors. The opposition alliance believes that this step is necessary because the BJP has captured the narrative unfairly in mainstream English and Hindi media via the debates anchored by these journalists. तो बताइए, आप क्या समझते हैं कि ये बॉयकॉट लिस्ट ओपन में क्यों आया है? क्योंकि कई बार ऐसे होता है दैट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो किसी एक एंकर के शो में नहीं जाते। जैसे आपकी पार्टी भी कई साल तक एनडीटीवी के शोज़ में नहीं जाती थी, अब जाने लग गई है क्योंकि वहाँ पे भी चेंज हो गया है, ओनरशिप चेंज। तो व्हाई डिड दे हैव टू कम आउट विद इट? आपके व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि ये जो एक टिपिकल करेक्टरिस्टिक, यू कैन से इंटाइटलमेंट ओरिएंटेड माइंडसेट है कांग्रेस पार्टी का, जो आज से नहीं है। मजरूर सुल्तानपुरी ने लिख दिया था जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ एक आर्टिकल कि उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में हिटलर की झलक मिलती है। 2 साल बेचारे जेल में रहे थे। इमरजेंसी के समय लिख दिया था संजय गांधी के कार्यक्रम में आने से किशोर कुमार ने केवल गाना गाने से मना कर दिया था, तो ऑल इंडिया रेडियो से वो बाहर कर दिए गए थे। आप याद करिए, चंद सवाल पूछ लिए थे राजीव गांधी से, तो इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर बिजली काट दी गई थी।
इतना ही नहीं, याद करिए द पोस्ट एंड टेलीग्राफ बिल विच हैज बीन पुट इन द पॉकेट बाय ज्ञानी जैल सिंह, वो क्या था? आज की जनरेशन को याद नहीं होगा. आई वुड लाइक टू रिमाइंड देम. It was a bill proposed by Rajiv Gandhi government because at the time they were having huge brutal majority. So they have passed a bill that government of at that time was having an authority to open anybody's letters and can read it. And if anything objectionable is found, then the government can take appropriate action. But fortunately, the then President Gyani Jail Singh never returned that bill, which is the only bill in the history of India which was never returned. Like, I would like to ask, can a government say that we should have right to read everybody's email, messages and WhatsApp? But And then... the allegation is that you do it through Pegasus. No. Officially by the Act of Parliament. Wow. That was equivalent to that. By Act of Parliament, the government should be authorized to see any email, any message, any WhatsApp, and if anything objectionable is found, the appropriate action can be taken. This was the level. And so, I just want to say, सेम थिंग है. अब कहावत कह जाती है पर यहाँ पे कांग्रेस ने तो नहीं किया ना, मतलब पूरा इंडिया अलायंस सारी पार्टियां मिलके कर रही हैं. होता क्या है कि एक संस्कृत में श्लोक होता है, संसर्गजा दोष गुणा भवंती, यानी जैसे इंग्लिश में कहेंगे ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स. तो जैसे कंपनी में आते हैं तो उनके ऊपर भी इन्फ्लुएंस आ गया होगा. वैसे तो देखिए इंडिया तो कांग्रेस का कल्चर इंडिया अलायंस का प्रॉब्लम क्या है जी, दे हैव नथिंग बट टू फॉल इन लाइन विद कांग्रेस. अब उन्होंने कहा जीतेगा इंडिया जुड़ेगा भारत, तो ये तो भारत जोड़ो यात्रा से कनेक्ट हो गया, तो आप राहुल गांधी की लाइन में फॉल इन कर गए. अब देखिए आम आदमी पार्टी ने उनकी आर्म ट्विस्टिंग की और कहा दिल्ली बिल पे आपको सपोर्ट करना पड़ेगा. तो उन्होंने कहा ठीक है, कांग्रेस तो उनसे ज़्यादा सयानी पार्टी है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आई. नो कॉन्फिडेंस में सारी लीड कांग्रेस के पास, क्योंकि टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन तो एज पर दी स्ट्रेंथ इन द हाउस होता है. तो अगर आप देखें तो कांग्रेस ने उनको फोर्स किया. तो मैं मानता हूँ कांग्रेस की जो धमकाने की प्रवृत्ति है, कि जो मैंने कहा है, लाइक पुराने ज़माने में राजाओं में होता था इनफैलिएबिलिटी, द किंग इज इनफैलिएबल, तो आप उससे सवाल नहीं पूछ सकते. इसीलिए मैंने उस जमाने से लेकर आज तक बता दिया. तो इसलिए, और इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग. नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, जो मैंने तीनों प्राइम मिनिस्टर्स फर्स्ट फैमिली के बता दिए. सो इज द सिचुएशन कि धमकाना है. और वैसे मेरी एक हाइपोथेसिस ये भी है, हो सकता है आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी का डिसीजन है, हो सकता है उनके स्पोक्स पर्सन्स का प्रेशर हो कि साहब इतनी एब्सर्ड चीज़ें आप बोल रहे हैं, हम कहाँ तक डिफेंड करें जाके. कभी आप सनातन को डेंगू बोल दे रहे हैं, कभी आप HIV बोले दे रहे हैं, ये बोले दे रहे हैं, कहाँ तक डिफेंड करें. तो मे बी लाइक द टाइम ऑफ, ये कहा जाता है ना, व्हेन अलेक्जेंडर वाज डिफीटेड, मतलब आई एम सेइंग अलेक्जेंडर वाज डिफीटेड, देन द आर्मी रिवोल्टेड. तो माइट हैव बीन, अंदर किसी को ना पता हो कि उनके स्पोक्स पर्सन का रिवोल्ट हो कि साहब आप क्या क्या भेज दे रहे हैं, कहाँ तक हम डिफेंड करेंगे. HIV बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, साहब हमसे ना हो पा रहा है. तो कुछ भी हो सकता है. ये तो कांग्रेस के लोग बेहतर बता सकते हैं. बट डर के दो बातें बहुत साफ है. डिबेट से डर तो साफ है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है. अब ये है कि डर के कारण धमकाने की स्थिति. अब ये भी हो सकता है, मतलब आई एम अगेन गिविंग एन हाइपोथेसिस, व्हाई ए डिसीजन हैज बीन टेकन व्हेन राहुल गांधी इज अब्रॉड. कोई उनको वहां से कोई, देखिए राहुल गांधी से पूछे बगैर तो डिसीजन नहीं हुआ होगा. तो ये कोई कमिटी है ना उनकी, मीडिया कमिटी, तो उसमें राहुल गांधी तो है नहीं. अब फैक्ट तो यह है कि राहुल गांधी जी आज की डेट में नाइदर ही इज पार्टी प्रेसिडेंट, नॉर इज वाइस प्रेसिडेंट, तो फिर नॉर इज जनरल सेक्रेटरी, नॉर इज द लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा, नॉर इज द लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा, बट ही इज ऑल इन ऑल. पोस्टर में सबसे आगे वही दिख रहे हैं. आप कह रहे वो सर्वे सरवाए हैं, पर लगता तो नहीं है, क्योंकि अगर वो बाहर बैठे हुए हैं और डिसीजन उनके गैर मौजूदगी यही तो मैं में कह रहा लिया. हूँ, कोई डिसीजन पोस्टर में भी वो सबसे आगे हैं. और लास्ट पार्लियामेंट सेशन, ये वाला नहीं, इससे पहले वाले में याद करिए, राहुल गांधी जी वाज गिविंग बाइट एंड बोथ द लीडर्स ऑफ द अपोजिशन, लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा खड़गे जी वाज सिटिंग बाय द साइड. आप कोई दूसरी पार्टी बता सकते हैं जहाँ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा हो एंड पार्टी प्रेसिडेंट एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन वर स्टैंडिंग बिहाइंड. पर ये कांग्रेस की बात हो गई ना. मैं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है बहुत सारे फोर्सेस हैं जो इंडिया की ग्रोथ को लेकर बहुत डिस्टर्ब्ड हैं. अब G20 इतना वो हो गया, चंद्रयान में हम नंबर 2 पे पहुंच गए, जो लगातार जो रेटिंग आ रही है मोदी जी की, कई सालों से नंबर 1 आती जा रही है,
हो सकता है वहां से कोई बातचीत हुई हो किसी से, वो बाहर जाते हैं तो पर ये वहां का भी boycott- डिसीजन हो सकता है। ये बॉयकॉट कॉल को जो ऐलान हुआ है, ये राहुल गांधी मौजूद नहीं है हिंदुस्तान में, लेकिन ममता जी भी नहीं है यहाँ पर, तो उनके गैर मौजूदगी में भी हो गया। और वो तो उनकी पार्टी तो कमेटी में भी नहीं है, अभी तक उन्होंने नाम नहीं दिया। फैक्ट तो ये है कि अब उनकी पार्टी के लिए तो बड़ी भारी समस्या है। ममता जी की पार्टी ना 3 में है ना 13 में है। अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, हमारे वर्कर्स का मर्डर हो रहा है, और वो कोर्ट तक चले जाते हैं, कांग्रेस वर्कर्स का मर्डर हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट कांग्रेस वर्कर। एंड इन बेंगलुरु व्हेन दे मीट दे सेड वी नीड ममता टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया। सच ए लेवल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कि on Kolkata they are saying there is no democracy in Bengal, but in Bengaluru they are saying that the leader of the or the ruler of the Kolkata is needed to save the democracy in the country. तो इस ढंग के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। बताइए, लेफ्ट पार्टीज ने कह दिया हम तो ममता जी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव, तो वो तो अलग बात है। मीडिया में इंटरेस्ट इनका था, तो मैं बहुत अगर समराइज करूं तो 2 पॉइंट्स। 1, ये कांग्रेस की टिपिकल करेक्टरिस्टिक डोमिनेटिंग आदत है, फॉल इन लाइन, नहीं तो हम नहीं आएंगे। नहीं तो बस वो जो इनकी पार्टी में भी होता था कि बोलना नहीं चाहिए। अरे भाई, जिन्होंने 10 साल अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोलने दिया, कैसे वो यकीन करेंगे, कैसे वो गवारा करेंगे कि कोई दूसरा उनसे सवाल पूछ ले। तो एक ये, और दूसरा हो सकता है कि उनके स्पोक्स पर्सन और लीडर्स बहुत परेशान हों कि आप इस ढंग की एब्सर्ड इलॉजिकल, कभी आप हिंदू धर्म को गाली बकेंगे, कभी सनातन धर्म को गाली बकेंगे। चलिए, मोदी जी के प्रति जो बोल रहे थे समझ में आता था, आप एक बार वो टॉलरेट कर सकते थे, डिफेंड कर सकते थे, कुछ भी मन में ईर्ष्या है भाई, व्यक्ति के बारे में बोलिए, कोई बात नहीं, हम टॉलरेट करेंगे। पार्टी के बारे में बोलिए, हम टॉलरेट करेंगे। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलिए। अब आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म पे लगातार बोलते हैं, हो सकता है वही लोग परेशान हो रहे हो। और वैसे तो मैं ये कह सकता हूं कि आप ये समझ लीजिए, इस डिसीजन को मैं एक ही लाइन में कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि इसके बाद अगर वो नहीं आएंगे तो किसी को तो ले आएंगे ना, वो कांग्रेस के समर्थक को ले आएंगे, और वो ऑफिशियल पोजीशन नहीं होगा, तो वो हो सकता है कि वो वीक पोजीशन हो। अच्छा, मैं एक और बात कहूंगा कि जो आपके व्यूअर्स हैं, मिलियंस ऑफ व्यूअर, आई वुड लाइक टू से, पिछले करीब 2-3 महीनों की आप डिबेट्स में जाके देखिए, जस्ट गो एंड सर्च, लुक एट द सब्सटेंस ऑफ व्हाट कांग्रेस वाज सेइंग, द फैक्ट्स एंड लॉजिक, and you will get a clear answer. They were heavily lacking on substance and logic. Shouting कौन ज्यादा कर रहा था ये भी देख लीजिए, पर्सनल कमेंट्स कौन ज्यादा कर रहा था, इवन इन द बॉडी लैंग्वेज कौन ज्यादा अननेसेसरीली, एग्रेसिव भी नहीं कहना चाहूंगा, फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहा था। सिर्फ कांग्रेस, मतलब समाजवादी पार्टी, वही मतलब अपोजिशन वाली जो ये पार्टीज हैं, इवन आप समाजवादी पार्टी देखिए, आप लोग, इवन आप ये भी देखेंगे, मार्क करेंगे कि उन लोगों का जिसे भाव भंगिमा कहते हैं, द गेस्चर्स, द बॉडी लैंग्वेज, इवन आपको हिलते डुलते तक नजर आएंगे उनके प्रवक्ता, मतलब हाथ पांव सर हिलाते हुए। तो ये दर्शाता है कि सम हाउ दे वर फीलिंग डिस्कम्फर्ट, सो दे माइट हैव टेकन, इट इज अप टू देम। देखिए, डिसीजन उनका है, मगर एक बात बहुत साफ है, बहुत साफ हो गया कि पहले उनको किससे प्रॉब्लम नहीं थी। वो कहते हैं कि साहब, हमें इलेक्शन कमीशन से भी प्रॉब्लम थी, हमें ईवीएम से प्रॉब्लम थी, उनको कोर्ट से भी प्रॉब्लम थी, मगर तब जब उनके फेवर में डिसीजन आ जाए तो सब ठीक था। उनको हिंदू धर्म और सनातन धर्म से प्रॉब्लम है। वो तो उस विचारधारा के साथ है जो कहते हैं इंडिया कभी एक कंट्री रहा ही नहीं, उसमें तो 22 नेशनलिटीज हैं। इसमें तो अगर आज उनको मीडिया के साथ भी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिसको हर जगह प्रॉब्लम नजर आ रही हो, इसका मतलब उसे अपनी दिमाग और आंखों का इलाज कराना चाहिए, बजाय, दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं अपना, मुस्सा बुरा न कोई, ये कांग्रेस के लिए एकदम सही उचित उतरता है। सर, पर इनमें से कई कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, मीडिया जो है एडिटोरियली वो बीजेपी की तरफ झुक चुकी है और कई सालों से झुक चुकी है। तो जो जिस तरह वो सवाल पूछते हैं आपसे, और जिस तरह वो सवाल पूछते हैं शायद पवन खेरा से या सुप्रिया श्रीनेत से, उनका लहजा ही अलग है। जो एंकर्स हैं, वो उनका झुकाव जो है, और वो एडिटोरियली बोलने लग गए हैं। मतलब पहले होता था कि एंकर का काम होता था, चलिए आप बोलिए, और शायद कंक्लूजन में कुछ, लेकिन कई सालों से देखने में आया है कि एडिटर्स, जो एंकर्स हैं, वो बायस्ड हैं, बहुत ओपनली बायस्ड हैं। अब उसका भी मैं जवाब देता हूँ। एक्चुअली में क्या है,
इंडिया में डेमोक्रेसी आई 1947 में, जी तो राजे रजवाड़े गए, तो उस समय उनको बहुत तकलीफ हुई थी कि माई अथॉरिटी, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, इट इज़ बीन डिमिनिश्ड। बट फिर रियल डेमोक्रेसी आई 77 में। सब तक एक ही पार्टी रूल था, अब दूसरी पार्टीज भी जीतने लगी। अब अफसोस क्या हुआ कि मीडिया के अंदर वो जो वन पार्टी कंट्रोल था, जैसे लाइटर नोट WTO ने कहा था ना कि मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट MRD। अब वो जो मोनोपोली थी जी वो मोनोपोली पहले राजे रजवाड़ों की थी, डेमोक्रेसी थी नहीं, 47 में मोनोपोली खत्म हुई। कांग्रेस की मोनोपोली 77 में खत्म हुई कि साहब सेंटर में तो हम ही रूल करेंगे। अब ये मीडिया में जो मोनोपोली थी, इसकी बजाय जो डेमोक्रेसी आनी शुरू हुई, जैसे मैंने कहा ना, टेक्निकल डेमोक्रेसी 47 में आई, एक्चुअल डेमोक्रेसी 77 में आई। जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन आया 90s में, वर्नाकुलर मीडिया में डेमोक्रेसी आनी शुरू। डेमोक्रेसी मतलब दूसरे व्यू को भी सुनिए ना, लुक एट द अदर एस्पेक्ट ऑल्सो। अब क्या हुआ, मगर उसके बावजूद द कंट्रोल वॉज सो स्ट्रांग इन द नेशनल मीडिया। अब पिछले 8-9 साल में वो भी दूसरे व्यू को समझने लगे, दूसरे व्यू पे क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो अब वो जो ट्रू डेमोक्रेसी आ रही है, तो जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स को प्रॉब्लम होती थी, मुझसे सवाल कैसे पूछ लिया गया, मेरे से पूछने का लहजा ठीक नहीं है, उससे पूछने का लहजा ठीक है। तो मुझे लगता है और कुछ नहीं, दिस इज अ चर्निंग प्रोसेस व्हेन the media is getting truly democratized. So there has been a desperate attempt by these parties who want to terrorize the media. सर, आपने 70s का जिक्र किया था, तो मैं उसी के बारे में पूछूंगी। जो 70 के दशक को अगर हम देखें और उसके बाद 90 के दशक, देयर वाज अ लेफ्टिस्ट मीडिया एंड देयर वाज एक तरफ लेफ्टिस्ट मीडिया था एंड दूसरी तरफ वो जो कांग्रेस पार्टी का जो इकोसिस्टम था वो था। समवेयर वो मर्ज कर गया और आप 90s के दशक में आप चर्न की बात कर रहे हैं, बिकॉज दैट द एडिटर्स वर स्टिल the who were the leftist media and the editors were still those who had fought the Congress. But कहीं ना कहीं वो merge हो गया, वो compromise हो गया, I should say. The pro-Congress ecosystem and the left ecosystem merged, क्योंकि उनकी सरकारें भी तो merge कर गई ना, जब coalitions होने लग गई तो ये दोनों merge कर गई। अब 90s के दशक में you got another set of journalists who came, who were writing in favor of Atal Bihari Vajpayee, they were writing in favor of Advani जी। अब वो editors जो हैं या वो opinion makers जो हैं, they rose in ranks और धीरे धीरे they became in positions of power in the news media. तो न्यूज़ रूम में बदलाव आने लग गया 90 के दशक में और उसके बाद 2000s, and of course there was a huge fan following for अटल बिहारी वाजपेयी जब वो प्रधानमंत्री बने. Then comes their era of coalitions. फिर मीडिया में they didn't know which way to go. अब जो है it is quite clear, कोई भी आप चैनल खोल लीजिए, it's quite clear that it's a pro BJP bias that is there. No, जो आपने कहा कि गवर्नमेंट चेंज हुई, कोई इसमें प्रो गवर्नमेंट और वाजपेयी जी के फेवर में रहे फिर कोलिशन में कंफ्यूज रहे, ऐसा कुछ नहीं रहा. द एजेंडा वाज वेरी क्लियर सिंस 60s, एंड इफ समबडी इज हैविंग एनी कंफ्यूजन दे कैन गो and read Mitrokin's archive, KGB and the World Part 2, how the media was controlled in 60s and 70s. I am giving you an example. There was one journalist whose name was Yuri Bachmanev, who used to work in India in 60s and 70s, and actually he was a KGB agent. He finally defected to Canada, and then he has given an interview in Canadian media and has given a very clear-cut elaboration of how the media was controlled at the time, and the reminiscence is still continuing. He has given a phrase, ideological subversion. इस पूरी सोसाइटी को डिमोलिश करने का एक मैकेनिज्म है, जिसके उसने 4 पार्ट्स बताए. फर्स्ट, आपके दिमाग में भरना है कि आपका समाज, संस्कृति सब कुछ गलत है और सब कुछ बुरा है आपके अंदर. उसने उसको कहा है फर्स्ट स्टेज इज द स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन. पहले दिमाग में भरना है कि सब कुछ गलत है हमारा, एवरीथिंग इज रॉन्ग. जब हम वो इशू क्रिएट कर ले जाएं, देन ही सेज सेकंड स्टेज कम द स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन. अब उनको लेकर एक मूवमेंट खड़े करने हैं टू डिस्टेबलाइज द सोसाइटी. अब जब उसमें भी सक्सेस हो जाएंगे, द थर्ड स्टेज स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन उन्होंने कहा है, यानी अब वायलेंट रिएक्शंस में करना है टू कैप्चर द पावर. और देन द कम्स द फोर्थ स्टेज, जिसको उन्होंने कहा था स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, यानी द रिजीम इज कैप्चर्ड. तो क्या हुआ कि वो पूरे एक एजेंडा के तहत चल रहे थे 60-70. एजेंडा उनका कभी नहीं कम हुआ.
इंडियन कल्चर, हिंदू धर्म, सबको नुकसान करते रहना है। सुषमा स्वराज जी का 1996 का 13 दिन की गवर्नमेंट का जाके वो देखिए जो संसद में भाषण दिया था, उन्होंने कहा था इस देश में सेकुलर होने की पहचान ये है कि आप हिंदू होने पर ग्लानि का अनुभव करें और इन शेम यू शुड बी अशेम्ड ऑफ बीइंग ए हिंदू, एंड इंटेलेक्चुअल होने के लिए है यू शुड बी अब्यूजिंग हिंदुइज्म ऑन एवरी एस्पेक्ट। इस एजेंडा में कोई कमी आई हो तो बताइए। और मैं इस बात को फैक्ट के साथ बोलना चाहता हूं, अगर उनको उनके जमाने में कोट कर रहा हूं, 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन कार सेवा थी अयोध्या में, द फेमस डायलॉग ऑफ मुलायम सिंह यादव, परिंदा नहीं पर मार पाएगा। आज जाके दूरदर्शन के आर्काइव से चेक करिए, मुझे याद है अच्छी तरह बचपन 3 बजे की खबर आई, कुछ नहीं हुआ है वहां। रात 9 बजे दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों की खबर आती, उन्होंने कहा नथिंग हैपेंड देयर। नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स दोनों में गुंबद पे खड़े हुए कारसेवकों की और झंडा भगवा ध्वज लगाए हुए कारसेवकों की फोटो। इतना झूठ बोला जाता था। फैक्ट ये, और इसलिए गोली 30 अक्टूबर को नहीं चली थी। मैं फिर रिमाइंड कर दूं, वो लोग भूल गए, 2 नवंबर को गोली चलवाई गई क्योंकि द गवर्नमेंट गॉट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे वर अशेम्ड इन फ्रंट ऑफ पीपुल कि ये क्या हो गया, हमने तो कहा था कुछ नहीं हुआ, ये कैसे। और ये इंश्योर किया गया था कि वो मीडिया की कोई खबर ना जाने पाए। मैं याद दिलाना चाहता हूं 29 अक्टूबर एंड 30 अक्टूबर 1930 लखनऊ आने वाली सारी ट्रेनें कैंसिल, लखनऊ आने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल, लखनऊ आने वाली सारी बसेस कैंसिल, कोई प्राइवेट व्हीकल भी नहीं आ सकता है, ओनली गवर्नमेंट व्हीकल, ऑल एसटीडी कॉल्स ब्लॉक्ड, यानी आप शहर के बाहर ना फोन कर सकते ना कुछ। इसके बावजूद अब वो जर्नलिस्टों का हुनर था कि वो कैसे पहुंचा ले गए वो फोटो बाहर। तो इतना बड़ा झूठ जिन लोगों ने बोला, तो उनको लगता था ये है, कोई सवाल ही मुझसे नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक तरफा सवाल होना चाहिए। अब दोनों तरफ के सवाल आने लगे हैं तो अनकंफर्टेबल होगा। जैसे मैं कहूंगा ना, किंगशिप का जमाना था, बाद अब्बा मुलायजा होशियार, कहा जाता था सजदे में निगाह रहे तमाम, होश खिरत पेश बादशाह रहे। तो मतलब झुक के ही बात करनी है, सवाल तो पूछना नहीं है। अगर खड़े होकर सवाल पूछता है तो लगता है क्या तरीका है बोलने का। अदरवाइज एक भी सब, अब मैं छोटी सी बात बताता हूं, उनको लगता है कि कोई मीडिया ज्यादा पूछ रहा है। अब बताइए, आप ये कहेंगे राहुल गांधी जी बाहर जाके बोले, जब मुस्लिम लीग से उनके रिलेशन में पूछा गया, उनका आप देखिए वर्ड एंड टोन एंड टेनर, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेक्युलर, नो प्रॉब्लम अबाउट इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। Muslim League is absolutely secular. I am having no problem about it. And BJP is communal. अब अगर इस ढंग का आप नैरेटिव होगा, तो फिर अगर आपसे जर्नलिस्ट पूछेगा कि if you are saying that BJP is communal and Muslim League is absolutely secular, then you say नहीं तो साहब हम ही से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं। But this is the attitude or this is the view not just of Rahul Gandhi. India Alliance में यही बात चलती है कि हमारे यहाँ it's a democratic setup as compared to the BJP और NDA, क्योंकि NDA में भी आप कह रहे हैं lack of democracy in the India grouping, NDA में भी देखिए it's BJP's writ which rules, और India Alliance में they do believe that all voices should be there, चाहे आप कंप्लीटली एंटी सनातन हो जैसे कि डीएमके वाले हैं, या फिर आप राम भक्त हो, या फिर आप शिव भक्त हो, जो भी हो, या आप यू आर इस्लामिक इन नेचर, आपके लिए भी एंट्री है। हालांकि ओवैसी जी को इनविटेशन नहीं मिला था वहाँ पे, फिर भी इंडिया अलायंस सेज दैट दे आर डेमोक्रेटिक, और आपके यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अभी तो वीडियो आया था राजस्थान में, भारत माता की जय पे रोक दिया था, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाओ। बहुत डेमोक्रेटिक है, तभी गुलाम नबी आज़ाद भी छोड़ के चले गए। बहुत डेमोक्रेटिक है, नॉर्थ से साउथ तक आई है। ईस्ट में हिमंता बिस्वा शर्मा छोड़ के चले गए, साउथ में केशवन छोड़ के चले गए, AK एंटोनी का बेटा अनिल एंटोनी छोड़ के चला गया। ठीक है, बहुत डेमोक्रेटिक है वो। और उसके बाद उन्हीं की डेमोक्रेसी की सुनिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ के चले गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आज़ाद साहब CM है। विजय बहुगुणा छोड़ के चले गए। अब आइए और डेमोक्रेसी की बात सुनिए, ममता बनर्जी भी तो उसी में थी, छोड़ के चले गए। YS राजशेखर रेड्डी जी के बेटे जगन मोहन, वो भी उसी में थे, चले गए। अब आइए आप, शरद पवार छोड़ के चले गए। बहुत डेमोक्रेसी है। और आपको बता देता हूं, उससे पहले 90s के दौर में अर्जुन सिंह कांग्रेस, तिवारी कांग्रेस, शरद पवार कांग्रेस। अब आइए 70s में देवराज अरस, ब्रह्मानंद रेड्डी, बाबू जगजीवन राम। अब आइए जब 68-69 में पहली बार राज्यों में इनकी गवर्नमेंट गई थी, निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, नीलम संजीव रेड्डी, मतलब वो सब बीजेपी की वजह से छोड़ के जा रहे थे ना।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं, फैक्ट ऑफ द मैटर इज वेन एवर कांग्रेस लूजेस पावर, क्योंकि फंडामेंटली कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसकी कोई विचारधारा नहीं है। फंडामेंटल डिफरेंस ये हम एक आइडियोलॉजी ओरिएंटेड कार्डर बेस्ड पार्टी है, यानी विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी। वो सत्ता प्रेरित लीडर बेस्ड पार्टी है। इसलिए वहां स्थिति क्या है, जब सत्ता गई पार्टी टूट जाती है। तो मैंने लास्ट 60 इयर्स का बता दिया। कांग्रेस के 1885 से आज तक के इतिहास के कोई 20 इयर्स बताइए जब कांग्रेस में डिवीजन ना हो। 1907 में नरम दल गरम दल में सूरत कांग्रेस में टूटे। 1920 में रिस्पॉन्सिविस्ट जब तो मोतीलाल नेहरू भी अलग हो गए थे। 1939 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जब महात्मा गांधी ने कहा कि पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार हुई, उसके बाद पट्टाभी रमैया हार गए। मतलब एक और बात कहूंगा, आज कम से कम सोनिया गांधी की ये इच्छा थी, मैसेज था कि वो खड़गे जी को चाहती हैं, तो खड़गे जी जीत गए। वो तो वहां मैसेज था कि गांधी जी को चाहते हैं फिर भी, और फिर आखिर में सुभाष चंद्र बोस को रिजाइन करके निकलना पड़ा। उसके बाद आप आइए, आजादी के बाद पहला इलेक्शन हुआ जिसमें पुरुषोत्तम नाथ टंडन जीत गए, जबकि नेहरू नहीं चाहते थे। नेहरू फोर्स हिम टू स्टेप डाउन, जबकि नेहरू के कैंडिडेट कृपलानी चुनाव हार गए। ही फोर्स हिम टू स्टेप डाउन कि नहीं, 2 पावर सेंटर रहना चाहिए। फिर इंदिरा जी के जमाने में तो मैंने गिना ही दिया। तो भाई हकीकत यह है कि जब जब सत्ता छूटती है तब तब कांग्रेस टूटती है। अब सत्ता इनकी डेमोक्रेसी केवल पावर ओरिएंटेड है। नहीं, पर 10 साल सत्ता में नहीं है, पर कांग्रेस मुक्त भारत तो हुआ नहीं ना टूटा ना बिखरा। मतलब इक्का दुक्का लोग अगर चले गए फिर भी आप हटा तो नहीं सके ना तो कांग्रेस की मानसिकता आप हटा सकते, क्योंकि जब भी मैं सवाल पूछती हूँ वो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत का ये मतलब नहीं है कि हम कांग्रेस को खत्म कर दें, पर ये है कि जो कांग्रेस की मानसिकता है उसको बदल दें। आई डोंट नो, दिस इज जस्ट फजिंग ऑफ वर्ड्स। आई थिंक फजिंग ऑफ वर्ड्स नहीं। खड़गे जी क्यों बन गए अध्यक्ष? 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण 1 जनवरी 2001 से आज तक कभी कांग्रेस ने सोनिया गांधी जी, केसरी जी को बनाया तो था। मैंने बोला उससे पहले, उस समय रियल पावर किसके हाथ में थी? मैं इसीलिए अब 21st सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। लास्ट जब से 21वीं सदी लगी, सोनिया जी और राहुल जी, तुम्हें माता च पिता तुम्हें भ्राता भगनी तो देव तुम्हें, इन्हीं के बीच में घूम रही थी। आज वो हालात बने कि आपको बनाना पड़ा, क्योंकि अब आपको लगा कि हालात में बदलाव आ रहा है, तो चाहे आपको नेम सेक करना पड़ा। अब इसको कोई व्यक्ति अदरवाइज भी ले सकता है, पर ये क्यों हुआ? मोदी है तो मुमकिन है, वरना कभी आप सोच सकते थे कि वो किसी को हटा के दूसरे को बनाए। और मैं कहना चाह रहा हूं, जो उन्हें समझना चाहिए कि देश की जनता क्या समझ रही है। देखिए, ये जितनी भी पार्टियां थी, इसमें किसी का कोई सिद्धांत नहीं था। दे हैव बिकम अ फैमिली फीफडम, और इन्होंने केवल पावर से करप्शन करके, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद। तुष्टीकरण, एक्सट्रीम तुष्टीकरण का कार्ड खेलो, एक्सट्रीम मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम में नहीं, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम अचीवमेंट। मुस्लिम्स के कुछ नहीं लेना देना है। मुस्लिम्स इनके 60 साल के जब एब्सोल्यूट शासन में बर्बाद हो गए। उसके बाद क्या करो? उसके बाद परिवार के हाथ में सत्ता लाओ, और जब सत्ता आ जाए तो पैसा कमाओ। मगर अब जो यंगर जनरेशन अब समझदार होती जा रही है, अब रेट ऑफ लिटरेसी भी 80% के आसपास हो गई। अब 2019 का इलेक्शन देखिए, नॉर्थ टू साउथ, परिवार के सारे अलंबरदार चुनाव हार गए। महबूबा मुफ्ती कश्मीर में चुनाव हार गई, पंजाब में बादल परिवार चुनाव हार गया, हरियाणा में हुड्डा जी और उनके बेटे चुनाव हार गए, राजस्थान में अशोक गहलोत जी के बेटे चुनाव हार गए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की पत्नी चुनाव हार गई, बिहार में लालू यादव जी की बेटी चुनाव हार गई, आंध्र में आप आइए, तेलंगाना में केसीआर की बेटी चुनाव हार गई, चंद्रबाबू नायडू के बेटे चुनाव हार गए, देवगौड़ा जी के बेटे चुनाव हार गए, और परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक राहुल गांधी जी चुनाव हार गए। आंखें खोलिए, अब देश का यूथ इंटाइटलमेंट पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि मैं सिर्फ पैदा हुआ इसलिए मुझे इसका मिलना है। यू हैव टू प्रूव द वर्थ, यू हैव टू प्रूव कि व्हाट यू आर डूइंग। इसलिए इनको ये प्रॉब्लम नजर आ रही है। ये परिवारवाद के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने अपनी पार्टी में ले लिया, अमरिंदर सिंह को ले लिया आपने, अनिल एंटनी को ले लिया। आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम, आई डोंट मीन टू डेनिग्रेट देयर जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं, लेकिन इतने सारे हैं, ज्योतिरादित्य भी हैं, इन सबको आपने अपनी पार्टी में क्यों लिया? फिर ज्योतिरादित्य तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हाँ, तो क्यों हमने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को लिया है। अगर आपको लगता परिवारवाद है तो आप बताएं कि आपने मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष उन्हें क्यों बनाया था?
हमने पंजाब के एक्स सीएम को लिया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को। हमने उनके पॉलिटिकल स्टेटस के बेस के ऊपर लिया। पॉलिटिकल स्टेटस तो आपने बनाया था। आप इस और परिवारवाद और परिवार में क्या अंतर होता है, ये ऐसे आपको बताता हूं, जैसे पूंजी और पूंजीवाद में अंतर। पूंजी मनी तो सबको चाहिए ना, जिंदगी जीनी है, जीवन यापन करने के लिए खर्चा पैसा चाहिए, धन संपत्ति सबको चाहिए, परंतु सारी धन संपत्ति मेरी होगी, ये पूंजीवाद है। उसी प्रकार किसी के परिवार का कोई व्यक्ति कभी राजनीति में नहीं आ सकता, कोई पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकता, ये नहीं कहा जा सकता, परंतु वन एंड ओनली एब्सोल्यूट कंट्रोल मेरा ही रहेगा पार्टी पे, मेरे बाद मेरे परिवार का रहेगा। जैसे 2023 है, खड़गे जी अध्यक्ष बन गए, पर पोस्टर में राहुल गांधी आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी को लेकर जितना तेज डिफेंड करती है हर चीज में, यह है 2023। 1920 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मोतीलाल नेहरू। 1929 में मोतीलाल नेहरू, 1930 द फेमस लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। द कांग्रेस प्रेसिडेंसी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोतीलाल नेहरू टू जवाहरलाल नेहरू। तो साहब 100 साल से मेरा कंट्रोल है पार्टी के ऊपर, प्रैक्टिकल कंट्रोल मेरा है। दिस इज परिवारवाद। आप पोस्टर्स की बात करते हैं, आपकी पार्टी में भी तो कुशाभाऊ ठाकरे अगर प्रेसिडेंट हैं तो तस्वीर तो होती थी अडवाणी जी की या वाजपेयी जी की, और अब अगर नड्डा जी हैं ज्यादातर तो मोदी जी की तस्वीर है हर नहीं, आप जगह। पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में देखें, मोदी जी और नड्डा जी दोनों की फोटो है। हाँ, है तो किसी सही भी वो, पर किसी प्रोग्राम में देखिए, इट इज ऑलवेज एवरीबडी नोज तो कि वो तो बात नहीं बात है। सर्वोच्च नेता तो वही है, जब अटल जी सर्वोच्च तो फिर नेता थे वहाँ तो अटल जी सर्वोच्च थे। नेता गांधी परिवार हाँ, है। बिल्कुल आपकी सही और बात है। अगर आप टीएमसी को देखिए तो ममता जी की तस्वीर है। अब अगर आप समाजवादी पार्टी को देखिए तो अखिलेश है, उससे आपने पहले बहुत सही मुलायम बात सिंह। कही। हाँ, तो फिर ऑफिशियली पोस्ट पे रहिए ना। नड्डा जी अध्यक्ष हैं इसलिए उनकी फोटो है, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं इसलिए उनकी फोटो है। ये नहीं हो सकता ना कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहेंगे, फिर एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्रिएट की जाएगी जिसका चेयरमैन होगा, जिसको रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर होगा, कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं होगा, रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, फिर वो रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर वाले की फोटो बड़ी होगी। आज राहुल गांधी जी जस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्यों छोड़ी अध्यक्षी भाई? आपको रहना चाहिए था, मैं लड़ूंगा, डरो मत, और डर के छोड़ के भाग गए। और प्रधानमंत्री जी ने नाम बदलने के ऊपर पार्लियामेंट में एक वो कविता सुनाई थी ना कि नाम बदलने से कोई किसी की कोई वो नहीं बदल जाता है, तो उन्होंने कहा भाई नाम बदलने से किसी की तकदीर नहीं बदलती है। तो उन्होंने कहा कि नाम बदलने से न बने किसी की तकदीर, और भाग्यचंद की आज तक सोई है तकदीर। उन्होंने ये कहा था, युद्ध छोड़कर भागते नाम भले रणधीर। युद्ध छोड़कर भागते नाम भले रणधीर, और भाग्यचंद की आज तक सोई है तकदीर। और नाम बदलने से न बदले भाग्य की रेखा, ये काका हाथरसी कविता थी। नाम बदलने से न बदले भाग्य की रेखा, स्वर्ण सिंह के हाथ कड़ा लोहे का देखा। तो इसलिए आपको क्यों युद्ध छोड़ के भागे? आपको खड़े होकर स्टैंड रहना चाहिए। देखिए जमीन आसमान का अंतर है। आपकी खानदानी जागीर थी, आप अमेठी उसको ये मानते थे, और आप हार गए और छोड़ के आप चले गए। मैं ये नहीं कर रहा। और मोदी जी सोचिए, 2004 और 2009 उत्तर प्रदेश में हम 10-10 लोकसभा केवल जीते थे, 80 में 10 ओनली। 2007 और 2012 की विधानसभा, 2007 में हमारे 52 या 53 विधायक 400 में, और 2012 में 47 विधायक, यानी हम मेन अपोजिशन पार्टी भी नहीं थे। और वहां से आके फिर लड़ते हैं वाराणसी से, और 73 लोकसभा सीटें, 325 विधानसभा। ये होता है लीडर, कि हम आए, लड़े और उठकर खड़े हो गए, पार्टी को खड़ा कर दिया। और एक ये होता है कि भाई युद्ध छोड़कर भागते नाम बड़े रणधीर, और उसके बाद आप कहेंगे कि जी नहीं साहब हमारे यहाँ तो इसलिए फंडामेंटल डिफरेंस। पोस्ट ऑन करिए, देन आप बिल्कुल आप सर्वोच्च नेता। नाम बदलने की बात चल रही है, तो बताइए, ये भारत इंडिया, इंडिया भारत, नाम बदल रहे हैं इस बार? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो संविधान में इंडिया भी है, भारत भी है। हमने तो नहीं कहा हम इंडिया के खिलाफ है, हमने भारत नाम लेना शुरू किया तो उनके पेट में क्यों दर्द होने लगा? भाई वो भारत के खिलाफ देख रहे हैं, हम तो इंडिया के खिलाफ नहीं देख रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा था, भारत के खिलाफ तो नहीं है, पर ये है कि आप क्या सच में नाम बदलने वाले हैं? काशी से बनारस बना, बनारस से वाराणसी बन गया। इंडिया का फुल फॉर्म आप पूछिए तो एक झटके में 10 में से 9 लोग इंडिया के नहीं बता पाएंगे, INDI वालों के। और पहले दिन का तो मैं आपको मजेदार वाकया बताऊं, मैं टीवी डिबेट पे था, और ये जाके कोई चेक कर सकता है। मैंने उनके प्रवक्ताओं से पूछा कि जरा अपने गठबंधन का हिंदी में नाम तो बता दीजिए।
या किसी भी भारतीय भाषा में नाम बता दीजिए, तो गूगल देख के भी नहीं बता पा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, योर एंटायर थॉट प्रोसेस वॉज इन इंग्लिश एंड देन इट फाइनली कल्मिनेटेड ऑन एब्रीविएशन। इवन इन इंग्लिश आपको एक झटके में कहा जाए तो फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे, और हिंदी या किसी दूसरी इंडियन लैंग्वेज में तो आपको पता ही नहीं है। तो इसे कहते हैं कि अंग्रेज। अब ये बताएं किस बात का है, इसको आप ऐसे समझिए, लोग कहते हैं इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया भारत दोनों लिखा है, तो अगर हम भारत यूज कर रहे हैं तो व्हाट इज द प्रॉब्लम। चलिए, आप कहेंगे संविधान में दोनों है, पर आजादी के बाद भारत आया है ना। आजादी से पहले कहीं कॉन्स्टिट्यूशन या किसी ऑफिशियल सेटअप में भारत लिखा था क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ओनली इंडिया ही लिखा था। प्रोविंशियलीज असेंबली इलेक्शन 1937 अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35, केवल वही था। मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा था। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। तो भारत आया तब जब भारत स्वतंत्र हुआ, इंडिया तब भी था जब ब्रिटिश काल था। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि ट्रांसलेशन तो भारत और इंडिया बराबर है, पर राहुल गांधी ने तो नहीं कहा ट्रांसलेशन की लड़ाई है। राहुल गांधी ने तो कहा आइडिया की लड़ाई है, और आइडिया में इंडिया का आइडिया और भारत के आइडिया में जमीन आसमान का अंतर है। भारत का आइडिया क्या है? भारत का शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, भा जिसका अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, द लाइट ऑफ नॉलेज, और रथ का अर्थ होता है लगा हुआ। भारत जो ज्ञान के प्रकाश के अनुसंधान में निरंतर लगा हुआ है, दैट विच इज इन परपीचुअल परस्यूट ऑफ नॉलेज। इसीलिए अनादिकाल से यहां पर सब लोग नॉलेज के लिए आते थे। दैट वाइब्रेशन इज भारत। और इंडिया क्या है? सबसे पहले वर्ड आता है 3rd सेंचुरी BC में, मेगस्थनीज आता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अपनी किताब लिखता है इंडिका। वो पूरी अवेलेबल नहीं, उसके फ्रैगमेंट्स अवेलेबल हैं। यानी इंडस रिवर के इधर के साइड के पोर्शन को कहा गया। इसका मतलब इंडिया इज अ ज्योग्राफिकल कोनोटेशन एंड भारत इज अ स्पिरिचुअल कोनोटेशन। भारत वो है, महाभारत शब्द में है। भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आज भी आप पूजा करते हैं जम्मू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे। भारत वो है जिसके लिए लिखा है उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम च हिमाद्रिभिः वर्षम यद भारत नाम भारतीय से संतति। बहुत साफ कि भारतीय उसकी संतति है जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है। और ये भी ज्योग्राफिकल है फिर? नहीं, बता रहा हूं। और वो क्या है, उसी जिस आप विष्णु पुराण की बात कहते हैं उसी में आगे लिखा है गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतो भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। इसका अर्थ हुआ देवता भी जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं वह भारत भूमि धन्य है, क्योंकि स्वर्ग में देवता रहने के बाद, समस्त सुखों का उपभोग करने के बाद भी मनुष्य रूप में यहाँ जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि यही वो मोक्ष भूमि है, यह पुण्य भूमि है, मुक्ति यहीं से मिलती है। देवता बन के आप जा सकते हैं, मुक्ति नहीं मिलेगी। और भारत वो है जिसके लिए आर्थर शोपेनहावर ने कहा कि दुनिया का सबसे विकसित मस्तिष्क देखना है तो भारतीय आकाश के नीचे आना पड़ेगा। उपनिषदिक फिलॉसफी इज द हाइट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। और वो छोड़िए, फिर किसने फॉरेन वाले ने क्या क्या बोला, वो सारी बातें अलग छोड़ दीजिए। तो भारत ये सांस्कृतिक राष्ट्र है, ये एक जीवंत राष्ट्र है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। कहते हैं कि ठीक है, अगर आप ओरिजिन देख लें इंडिया का, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, लेकिन वो फिर द अदर्स टुक इट एंड इंडस को इंडिया को हिंद आप जानते हैं मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए इंडिया वो है कि जब भारत को बाहर से आप देखेंगे यूरोपियन पर्सपेक्टिव से तो इंडिया है, और जब आप अंदर अनुभूति करके देखेंगे अपनी माँ के रूप में तो भारत है। भारत माता की जय होती है ना। तो लेकिन जब अगर हम UN में जाते हैं या फिर अब G20 में, वी वर गिविंग इन्विटेशन कार्ड्स एंड वी वर स्पीकिंग अबाउट इंडिया, है ना, उनसे बात कर रहे हैं हम, फॉरेनर से बात कर रहे हैं, तो फिर इंडिया कहने में क्या दिक्कत है? हम ये बात कर रहे हैं, देखिए दोनों ही नाम लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम इंडिया लिख रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत और प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है? सवाल तो ये है। अगर ये न लिखा होता कॉन्स्टिट्यूशन में तब ये क्वेश्चन था कि भाई नाउ यू आर सडनली ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू एंटिटी। बट अगर वो लिखा है तो देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? मतलब हर कन्वेंशन और ट्रेडिशन को चेंज कर रहे हैं व्हिच डजंट सूट द बीजेपी, ये एलिगेशन है जी ना? नहीं, हर कन्वेंशन और ट्रेडिशन जिसे डिस्टॉर्ट किया गया था उसे लाइन पे ला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हमारी पार्लियामेंट है, क्या नाम था इसका? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्यों संसद कर दिया? राष्ट्रपति भवन का क्या नाम था? वाइसरॉय हाउस। आज भी इंग्लिश में भी राष्ट्रपति भवन ही लिखते ना आप, ये नहीं लिखते ना प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन ही लिखा जाता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम?
आप आज भी, अब इंग्लिश में भी ये हो गया कि रक्षा मंत्री को रक्षा ही मंत्री लिखा जाने लगा, डिफेंस मिनिस्टर नहीं लिखते, आरएम यूज करते हैं अंग्रेजी में भी वर्ड। हाँ, क्योंकि एफएम इज फाइनेंस मिनिस्टर, इसलिए तो आरएम, इसलिए मैं कह रहा और हूं ये कांग्रेस के जमाने में हुआ था। बहुत सी सारी चीजें चेंज हो रही थी, तो हम कोई चेंज नहीं करते हैं किसी भी, हमने आज तक कोई नाम नहीं बदला है, हमने परावर्तन किया है, परिवर्तन नहीं किया है। फौज में भी होता था, बाय द लेफ्ट क्विक मार्च को फिर बाएं से तेज चल होने लग अब जैसे गया था। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, नेवी है, नेवी के एम्बलम में वो छत्रपति शिवाजी महाराज वाली सील लाई गई। क्यों यूनियन जैक का एक हिस्सा होना चाहिए था नेवी के फ्लैग में? अब उसको चेंज किया गया, तो ये कह रहे हैं वो हम उसका सेफ्रनाइजेशन कर रहे हैं या हिंदुआइजेशन कर रहे हैं, ये बात सही है? या ये हम कहें कि जो ब्रिटिश लीगेसी थी उससे उसको मुक्त कर रहे हैं? कभी कभी क्या होता है कि एक कंट्री की लाइफ में इवोल्यूशन का एक टाइम होता है, सम टाइम इट टेक्स लॉन्ग जी। 47 के बाद हम क्विक भी कर सकते थे। अब इवोल्यूशन क्या हुआ? अब ये बताइए, 15 अगस्त 47 को हम आज़ाद हुए, तो वाइसरॉय कौन था? माउंटबेटन। क्यों रहा भाई 30 जून 48 तक? जिन्ना ने तो वाइसरॉय से शपथ नहीं ली, उसने तो आप रहे, हमारे यहाँ क्यों रहे? चलिए कोई 48 तक वो रहे, शायद बहुत से लोगों को पता होगा। आर्मी चीफ 48 या 49 तक रहा, एयरफोर्स चीफ 54 तक अंग्रेज रहा, नेवी चीफ 57 तक अंग्रेज रहा, और किंग जॉर्ज की मूर्ति इंडिया गेट पे 68 तक रही, और विलिंगटन हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल 78 में बना। ग्रेजुअल प्रोसेस था, धीरे 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 चेंज होते हुए। फिर यही आप देखिए, बॉम्बे मुंबई हुआ, चेंज किया गया, कलकत्ता कोलकाता हुआ, मद्रास चेन्नई हुआ। अगर ये सब सही है तो इलाहाबाद प्रयागराज या फैजाबाद अयोध्या होने में क्या समस्या है? ये परावर्तन है। इट इज reclaiming the name, it's not changing the name. Like St. Petersburg became Leningrad in 1919. After fall of USSR, it again became St. Petersburg. तो आप क्या कहेंगे? The Leningrad was a change. St. Petersburg was reversal of the name. So in the same manner, Allahabad was a change and Prayagraj is a restoration. So we are not changing anything. We just restoring the original thing. तो ये रेस्टोरेशन में क्या होता है, दैट मेनी पीपल थिंक कि ठीक है, आप रेस्टोरेशन में आप एंशंट नेम की तरफ जा रहे हो, नॉट इवन द मिडीवल नेम, आप एंशंट नेम की तरफ जा रहे हो, और जब एंशंट नेम होता है इट बिकम्स जस्ट हिंदू। वेयर इज द नेचर ऑफ इंडिया चेंज, देयर वाज द इस्लामिक पीरियड, वो भी आए थे। तो आप हर चीज़ को जब बदलेंगे, हुमायूं रोड को बदलेंगे, बाबर रोड को बदलेंगे, क्योंकि इट डजंट सूट यू। आई अंडरस्टैंड, आप कहेंगे कि बाबर जैसा क्रूअल और कोई किंग नहीं था, सो इट शुड बी चेंज्ड। आप वहां जाएंगे तो आपने इस्लामिक पीरियड को तो टोटली इरेज कर दिया ना। आपने कहा कि इंडिया एंशंट में जाते हैं तो सिर्फ हिंदू आता है, तो ये किसने कहा? छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य तो 1676 में एस्टैब्लिश किया। इट्स नॉट एंशिएंट पीरियड। पेशवाई एम्पायर इज कॉल्ड हिंदू पद पादशाही, 18th century इट वॉज नॉट। दूसरी बात, जहाँ हिंदू नहीं है वहाँ तो इंडिया का सो कॉल्ड कंपोजिट कल्चर खत्म है। 80 years बिफोर पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे हिस्से थे, क्या बचा वहाँ? चलिए अब आप यहाँ जाइए, कश्मीर हमारा हिस्सा है, वो मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया, बताइए कौन सा वहाँ कल्चर कंपोजिट बचा? 2019 के बाद रिजॉल्व हो रहा। छोड़ दीजिए हिंदू तो छोड़ दीजिए, कश्मीर वॉज कंसिडर्ड सेंटर ऑफ सूफीज़म। सूफियों के 4 सिलसिले होते हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती, कादरी। आज एक का सेंटर बता दीजिए कश्मीर में कहीं हो तो। उल्टा सूफियों की सबसे बड़ी मज़ार चरारे शरीफ जला दी गई थी, डिस्ट्रॉयड। अब आप आ जाइए मालदा, मल्लापुरम, केरल, बंगाल। इसको एक फैक्ट चेक कर देते हैं, जस्ट इन केस समबडी थिंक्स कि चरारे शरीफ किसने जलाया। आर्मी ने नहीं जलाया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जलाया, मस्तगुल। हाँ, इट वाज मस्तगुल हु डिस्ट्रॉयड एंड ऑन व्हाट प्रीटेक्स्ट कि मज़ार कुफ्र है, ऑन द इशू ऑफ द हार्डलाइनर इस्लाम कि मज़ार कुफ्र है। उसके बाद तो और खतरे में आने की बात कहें तो मुस्लिमों की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ माना जाता, वही मुकद्दस रखा हुआ माना जाता है, उसको कब्जा कर लिया गया। क्यों हुआ भाई? ये वही जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में आ गया। अब आप यही सोचिए धुबरी बरपेटा में क्या हो रहा है, और बाकी छोड़िए तमिलनाडु, आजकल तमिलनाडु बहुत ज्यादा चर्चा में है। पेरम्बूर जिला, कोलत्तूर गांव, वहां 70% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की हो गई। उन्होंने कहा जी अब मंदिरों में पूजा बंद हो जानी चाहिए, हमारी धार्मिक भावनाएं हर्ट होती हैं, बिकॉज हमारी नजर में वो पाप है, और उन्होंने रुकवा दिया। एंड द डीएमके गवर्नमेंट एक्सीडेड टू देयर डिमांड। इट वाज मद्रास हाई कोर्ट व्हिच इंटरवीन्ड कि दिस कैन नॉट बी द लॉजिक
कि आपकी पॉपुलेशन 70% हो गई तो आप दूसरे को उसका रिलीजियस बिलीफ फॉलो नहीं करने देंगे, और केरल से कश्मीर तक कोई सेकुलरिज्म के सूरमा के मुंह से एक शब्द निकला हो तो बताइए। इसलिए मैं कह सकता हूं इंडिया इज कंपोजिट कल्चर ओनली वेयर हिंदूज आर इन मेजॉरिटी, एंड आई वुड लाइक टू एलेबोरेट व्हाई इट इज सो. It's not just any statistical argument. It is a theoretical argument. Because Hindu, if at all you consider as a religion, in my opinion, it's a way of life and it's a dharma. It's not religion. But if somebody thinks it's a religion, इसको बताइए, धर्म वो अभी मैं पहले बताता हूँ उसके आगे. उसके बाद, हाँ जी. It's only religion in the earth which doesn't believe in conversion. आप कोई हिंदू धर्मशास्त्र दिखा दिए हिंदू कैसे बना जाए. हम तो विश्वास ही नहीं करते इसमें. हम तो कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह. आपने अपने धर्म का पालन करो भाई. दैट्स वाई इंडिया इज द ओनली मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड विच नेवर वेंट फॉर इन्वेजन. इसीलिए हमने किसी दुनिया में हो ये नहीं किया कि इसको जाके कब्जा कर लें और इसको मारें और इसको वो कर लें. इसलिए इफ आई आस्क यू नेम अ सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड ऑन विच ऑल रिलीजन्स ऑफ दिस अर्थ आर देयर, इट्स ओनली इंडिया बिकॉज इट इज हिंदू मेजॉरिटी. पर्शियंस, जो पारसी, जो ज़ोरोस्ट्रियंस अपनी ज़मीन से ख़त्म हो गए, यहाँ फल फूल रहे हैं. सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी भारत में है. यहूदियों के साथ पूरी दुनिया में अत्याचार हुआ व्हेन द हिस्ट्री वाज कंपाइल्ड एट द टाइम ऑफ इजराइल फॉर्मेशन. सिर्फ इंडिया के यहूदियों ने लिखा कि फॉरगेट अबाउट परसिक्यूशन, वी नेवर फेस्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग ज्यूज. अब आप बताइए पूरी दुनिया में, और बाकी छोड़ दीजिए, इस्लाम के जितने भी फिरके हैं, ऑल सेक्ट्स ऑफ इस्लाम, it's only India in which it is found. None of the 56 Muslim countries have all sects of Islam. तो वो भी इसलिए हैं कि हिंदू मेजॉरिटी है. अब आपने भी चरारे शरीफ की बात कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, बीबीसी के एक बड़े फेमस पत्रकार थे मार्क टली, 3 दशक तक भारत में रहे, और 2019 में उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट. और रीज़न उन्होंने ये दिया कि मैं 30 ईयर्स तक दिल्ली के निज़ामुद्दीन एरिया में रहा, और वहाँ पर ऑन वन साइड ऑफ द रोड हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, ऑन द अदर साइड ऑफ रोड तबलीगी जमात का ऑफिस है. दोनों की फिलॉसफी में इतना डाइवर्जेंट अपोजिट है. उन्होंने कहा कोई दूसरा मुस्लिम देश होता तो ये 30 ईयर्स एक साथ नहीं रह सकते थे, किसी एक ने दूसरे को ख़त्म कर ही दिया होता. पर भारत के मुस्लिम इसलिए लकीएस्ट हैं, कम से कम अपने मजहब में जैसे चाहें वैसे इबादत कर सकते हैं. दे आर फ्री टू डू वर्शिप एज पर देयर ओन सेक्टोरियल बिलीफ इन देयर ओन रिलीजन. ये क्यों है? बिकॉज दिस इज अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री. तो और बीबीसी को ही इंटरव्यू में शायद मसगुल ने कहा था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वी कैन डिग दैट आउट फ्रॉम आवर आर्काइव्स. बीबीसी के इंटरव्यू में ही कहा था कि सब जल के राख हो जाएगा, एंड उसके बाद अगले दिन जल के राख हो गया था वहाँ पे. बट इट्स इंटरेस्टिंग, आई वांट टू कम बैक टू दैट पॉइंट जो आपने कहा कि वही बात चलेगी, हिंदुइज्म, हिंदुत्व, धर्म, वे ऑफ लाइफ, इन चीज़ों के बाद. पहले तो मैं बात कह दूं, कभी कभी क्या होता है, कुछ फ्रेजेस गढ़े जाते हैं, एक नैरेटिव का माया जाल बुना जाता है. लाइक वी ऑल हैव हर्ड अबाउट द फ्रेजेस लाइक लेफ्ट लिबरल. वेरी, यू नेम अ सिंगल लेफ्टिस्ट कंट्री विच इज लिबरल? फ्रांस. लेफ्टिस्ट कंट्री in which the absolute communist dominate. अच्छा, okay. No. If somebody is saying left liberal, it is like somebody is saying I am a devout atheist. अब आप आइए, उसके बाद हार्ड लाइनर मुस्लिम्स और लेफ्ट लिबरल मिलकर कहते हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया में कम हो रहा है. यू नेम ए सिंगल कम्युनिस्ट कंट्री इन विच फ्रीडम ऑफ स्पीच इज देयर. यू नेम ए सिंगल मुस्लिम कंट्री इन विच द फ्रीडम ऑफ स्पीच इज देयर. एंड लुक एट द रिलेशन बिटवीन देम. यू नेम ए सिंगल कम्युनिस्ट कंट्री जहां तोप लगा के मस्जिद ना उड़ाई गई हो. एंड यू नेम ए सिंगल मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री, इन विच द कम्युनिस्ट पार्टी इज नॉट बैंड. दे आर बैंड. They cannot operate there. But in India, both join hands together and teach us the sermon of freedom of speech. ये है नैरेटिव का माया जाल. इसलिए जो फ्रेजेस गढ़े जाते हैं, अब मैं आगे कहता हूं जो मैंने क्यों कहा. हिंदुइज्म आपने कहा, हिंदुइज्म वर्ड सुना होगा, कभी क्रिश्चियनिज्म वर्ड सुना है, इस्लामिज्म वर्ड सुना. वाई इज्म इज कनेक्टेड टू हिंदुइज्म ओनली. या फिर इंडिया से जुड़े रिलीजन्स के साथ होगा. जैनिज्म सुना होगा, बुद्धिज्म सुना होगा, सिखिज्म. इज्म सिर्फ इंडिया के रिलीजन्स में होगा. गजब है साहब, आप क्या कोई इज्म नहीं होगा, क्योंकि इज्म पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. इसलिए वो नेगेटिव एंगल हमारे साथ कनेक्ट कर दिया जाता है. फिर कहा जाता है कि हमारा इसमें डिफरेंस है और इसका मीनिंग ये है और उसका मीनिंग ये है, वो है. देखिए, मैं तो कहूंगा कि हिंदू धर्म धर्म है.
और बाकी सब रिलीजन है। रिलीजन की कोई डेफिनेशन हिंदू के ऊपर लागू नहीं होती। इज देयर एनी सिंगल बुक? नो। सिंगल गॉड? नो। सिंगल वे ऑफ वर्शिप? नो। सिंगल थॉट प्रोसेस? नो। देन बाई व्हाट पैरामीटर यू आर इक्वेटिंग इट विद अदर रिलीजन? दोनों में अंतर क्या है? देखिए, धर्म शब्द धा धातु से बना है, संस्कृत का। धा का अर्थ होता है धारण करना। धरती शब्द इसी से बना है, धारण शब्द भी इसी से बना है। धर्म का लिटरल मीनिंग है धारणातिथि धर्म। वह तत्व जो आप पूरे यूनिवर्स को धारण करता है वो धर्म है। इट्स नॉट ये कि हमको धारण कर रहा है। और रिलीजन के लिए अपने यहाँ शब्द है पंथ। पंथ का मतलब होता है रास्ता भी होता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि धर्म इज लाइक धरती, द अर्थ, एंड पंथ इज लाइक पाथ्स। अंग्रेजी का पाथ शब्द जो है वो पथ से ही बना है संस्कृत के। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो क्या होता है, पाथ की अपनी आइडेंटिटी है, अपना डेस्टिनेशन है। पाथ बनते बिगड़ते रहते हैं, धरती तो परमानेंट रहती है। वैसे धर्म कभी नहीं चेंज होता है, धर्म सनातन और चिरंतर बना रहता है। पंथ, समुदाय, संप्रदाय बनते बिगड़ते रहते हैं। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। इसीलिए हमारे जो धर्म की परिभाषा है वो क्या है? वो है धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म, लक्ष्मण। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। धैर्य चाहिए, क्षमा चाहिए, अक्रोध चाहिए, विनयशीलता चाहिए। इसमें ना कोई पर्टिकुलर गॉड है, ना कोई पर्टिकुलर वे ऑफ वर्शिप है, क्योंकि ये वो एलिमेंट है। जैसे अपने कहते हैं सूर्य का धर्म, सागर का धर्म, वायु का धर्म, चंद्रमा का धर्म, एलिमेंट्स ऑफ द नेचर। पति का धर्म, पत्नी का धर्म, पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, ये अपने कहा गया सब ड्यूटीज है। ह्यूमंस। इंग्लिश में इसका इक्विवेलेंट कोई वर्ड नहीं है। कुछ हद तक अगर आप कह सकते हैं तो उसका कुछ हद तक नियरेस्ट ड्यूटी कहा जा सकता है कि आपकी ये ड्यूटी है और आप उस ड्यूटी को पालन कर रहे हैं, कुछ हद तक, नॉट एग्जैक्टली। तो इसलिए धर्म का कॉन्सेप्ट और संप्रदाय के कॉन्सेप्ट में जमीन आसमान का अंतर है। और भारत में हिंदू धर्म है और बाकी सब मत संप्रदाय है। तो इसलिए हम कभी किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट करने का विचार ही नहीं रखते हैं, क्योंकि धरती का किसी पथ या किसी पंथ के साथ वो नहीं रहता। हाँ, जो पंथ या पथ धरती को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगेगा तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, वो अधर्म हो जाता है फिर। इसीलिए तो हमारे क्या गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होए धर्म की हानि। और मैं लाइटर नोट पे कहूँ, वैसे इस समय इतना ज़्यादा धर्म के खिलाफ बोलने लगे हैं कि मुझे लगता है कि वाकई ईश्वरीय शक्ति के जागृत होने का समय आ गया है। ये क्यों हो रहा है? देखिए, आपको एक बात बताऊं, जो अभी आपने कहा, आपने मीडिया वाला सवाल शुरू किया, हाँ। फिर आपने कहा स्टाइल, अंतर क्या है? भारत दुनिया का एकमात्र सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड है। आप शुरू करिए ईस्ट से, चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडिया, मेसोपोटामिया, क्यों है तो सही। बेबीलोनिया। what is happened to the Chinese Where is civilization? Chinese civilization? Where is Babylonian civilization? It's in the books of history. There is nothing living reminiscence of any living aspect of that what happens in China 5,000 years back. Nothing. अभी G20 हुआ था। मैं तो एक छोटी सी बात कहता हूं, मतलब ये सारे राष्ट्राध्यक्ष सूट कोट टाई में ही थे ना, सिर्फ मोदी जी को छोड़ के। सारी वुमेन वेस्टर्न ड्रेसेस में थी ना, सिर्फ द्रौपदी मुर्मू जी और निर्मला सीतारमन को छोड़ के। इट मीन्स आपका कनेक्ट खत्म हो गया, आप वेस्टर्नाइज हो गए टोटली। तो आपका कल्चर हिस्ट्री की बुक्स में, लाइब्रेरी में है, हमारा जीवंत है। जैसे अग्नि जलाकर, जिन मंत्रों को पढ़कर, 7 फेरे लेकर विवाह हजारों साल पहले होता था, वैसे आज हो रहा है। पर इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो देखेंगे, वहां पे भी ये जो आप कल्चरल मोर्स की बात कर रहे हैं, वो भी तो प्रिजर्व रखते हैं। वो वेदर इट इज देयर एंशिएंट, वेदर इट इज लेटर द इस्लामिक पार्ट, वो आप देख लेंगे। नहीं तो आज के इस्लामिक इजिप्ट का क्या कनेक्शन है एंशिएंट इजिप्ट से? वही मैं कह रही हूँ, दोनों चीजें चलती हैं। वैसे आपको एक और बात बता दूं, ऑन एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, आपने इजिप्ट का नाम लिया, तो इजिप्ट में फेराहो किंग्स होते हैं। मैं आपके सारे व्यूअर से कहूंगा जरा जाके चेक करिएगा, फेराहो का पहला किंग कौन माना जाता है, जहां से फेराहो डायनेस्टी शुरू हुई? रामसे, हाँ। RAMSE। राम से 1, 2, 3 सारे थे उनके। तो राम आ गया ना। अब सुनिए, द फर्स्ट person from whom they consider they are descended from divinity, the name of that person is MANUS, मनु। और आपको बताता हूं, वहां पर जो डिविनिटी की देवी हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, जाके चेक कर लीजिएगा, व्हाट इज हर नेम? MAAT, मात्र से बना है।
और जो गॉड का फादरली फिगर है उसका नाम क्या है? PITAH, पिता। मैं इसलिए कह रहा हूं ये सारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में आपस में कनेक्शन था, वहां कुछ नहीं बचा उसका, यहां सब कुछ बचा हुआ है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं, हम चूंकि थे, अब धीरे धीरे इंडिया को अपनी शक्ति। अब मैं एक और बात करूं, इस पॉलिटिक्स से अलग हटके देखिए, 47 में आज़ादी मिली और 87-88 में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जैसे 2-4 महीने 2-4 दिन होते हैं, सिविलाइजेशन में 1-2 जनरेशन्स होती हैं। तो अगर आप बीमार कर दिए गए और आपको इन्फेक्शन दे दिया गया, अब इन्फेक्शन हट जाए, स्टिल यू विल टेक सम फ्यू डेज टू बिकम नॉर्मल। आपके ऊपर अटैक होना शुरू हो जाए, डंडे पड़ने शुरू हो जाए, डंडे रुक भी जाएं, तो फॉर फ्यू मिनट्स अ पर्सन विल रिमेन इन दैट टेंस पोजीशन। तो 40 साल का समय था जब भारत की सभ्यता नेचुरल वे में आई, जब वो जनरेशन कमांडिंग पोजीशन में आ गई जिसकी रेमिनिसेंस में ब्रिटिश एज नहीं थी। तब भारत के स्वाभिमान की शुरुआत हुई 90s में। और अब आप देखिए 75 ईयर्स हो गए हैं और पहली बार ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द हाउस एंड ऑल, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ऑल द प्रेसिडेंट, सब वो हैं जो आज़ादी के बाद पैदा हुए। अब एक तरीके से वो जनरेशन कमांडिंग पोजीशन में है जिसने कि कभी देखा ही नहीं है वो ब्रिटिश रूल, वो लेगेसी इश्यूज नहीं, मतलब फर्स्ट हैंड नहीं देखा है, सुना है। तो अब लेगेसी इशू नहीं है, इसलिए अब ये मैं कह रहा हूं कि ये 75 इयर्स हैं ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री। दैट्स व्हाई व्हेन प्राइम मिनिस्टर हैड सेड कि ये अमृत काल के जो 25 साल हैं, उन्होंने बहुत गहरी बात कही है। वो हमारी सोच और दूसरों की पॉलिटिकल सोच का डिफरेंस है। उन्होंने कहा ये 25 साल वो फाउंडेशन बनाएंगे जो 1000 ईयर तक इस देश की डेस्टिनी डिसाइड करेगा। क्योंकि उसका प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे नहीं बोला है, क्योंकि अब 25 से लेके वो जनरेशन जाएगी जिसके कि वो मदर फादर ने भी नहीं देखा होगा। यानी अभी तक तो मान लिया हमारी जनरेशन ऐसी है जिसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से तो सुना है कि पार्टीशन में क्या हुआ था, ब्रिटिश रूल कैसा था। अब 25 साल बाद वो जनरेशन हो गई जिसके वो ग्रैंड पेरेंट्स भी खत्म हो गए होंगे। तो अब क्या होगा, ट्रूली इंडियन स्पिरिट के साथ वो उठे हुए होंगे और तब जो भारत का स्वतत्व उभर के आएगा स्वतंत्रता में, वो 1000 साल तक भारत का नेतृत्व करेगा। और वो सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया का भी नेतृत्व करेगा। कैसे करेगा? हम डोमिनेट करने के लिए नहीं आए हैं कि हम बड़ी इकोनॉमी बन गए, बड़े हथियार इकट्ठा कर लिया, इसको दबा दिया, इसको वो कर दिया। हम उसको इंस्पायर करेंगे। आप कहेंगे कैसे करेंगे? विश्वगुरु टेरिटरी में चल गए। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जब योग दिवस का प्रस्ताव आया यूनाइटेड नेशंस में, मोर देन 170 कंट्रीज, मुझे याद नहीं 173 था, 174 था, मोर देन 170 कंट्रीज not only supported this, they became the second proposer, which has never happened in the history of United Nations. और अभी लास्ट योग दिवस पे जब यूएन हेडक्वार्टर्स पे मोदी जी ने योग किया, 135 देशों के रिप्रेजेंटेटिव थे। अच्छा, उन 170 में 40 से अधिक मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो आप सोचिए कि अगर एक आदमी योग कर रहा है अपने घर में बैठ के, इन एनी ऑफ दीज 170 कंट्रीज, ही इज गेटिंग बेनिफिटेड एंड ही इज गेटिंग पॉजिटिवली बेनिफिटेड। So he is developing a respect for India without any dominance of weapon, without any dominance of economy, without any dominance of power. ये है विश्व गुरु वाला एलिमेंट जो हमारे अंदर है। और ये आया कहां से योग? अरे भाई हमारे षट दर्शन में ही तो है ना। वेदों में 6 दर्शन है, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत, उसमें योग है जो पतंजलि ऋषि ने दिया। तो अब मैं कह रहा हूं ये है पॉजिटिव इंपैक्ट वर्ल्ड के ऊपर, ये हम देने की स्थिति में। अब दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, हमारी सरकार ने आके क्या चेंज किया? WHO है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए फार्मास्यूटिकल्स में FDA इतना आगे है, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका। हम 50 साल में उसकी बराबरी नहीं कर सकते, वो रिसर्च में कितना आगे है। हम तब उसके बराबर या उससे आगे निकल सकते हैं जब हम पैराडाइम शिफ्ट करें। पैराडाइम शिफ्ट क्या होगा? हमारे पास स्ट्रक्चर्ड नॉलेज आयुर्वेद की अवेलेबल है, उसे सिर्फ कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में प्रोड्यूस करना है, यानी युगानुकूल परिवेश में प्रस्तुति करनी है। तो अब WHO में पहले इंटरनेशनल एक सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बना, और सेंट्रल फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर कहां बना? भारत में, जामनगर में, गुजरात में। क्यों? ट्रेडिशनल मेडिसिन। अब यहीं पर आपके उस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाता है कि वो भी तो थे। आज दुनिया में किसी, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, चाइनीज के पास भी था ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का, इजिप्शियन के पास भी था, बेबीलोनियन के पास भी था, माया, इंका, ऐसा सब खत्म। अब तो कुछ नहीं है ना। स्ट्रक्चर्ड, डॉक्यूमेंटेड एंड प्रैक्टिसिंग आयुर्वेद सिर्फ हमारे यहां है।
तो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू लीड. अब ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, क्योंकि केवल आज से 60-70 साल पहले लोग क्या कहते थे. देखिए कैसे टाइम चेंज हो रहा है. लोग कहते थे हमें ये फूल पत्ती खाने से कोई इलाज होता है, क्या बेकार की बात कर रहे हो, अनसाइंटिफिक बात हो, नीम हकीम खतरा है जान, टेरामाइसिन, क्रोसिन, मेटासिन ये खाओ. फार्मास्यूटिकल आज क्या कहते हैं, जस्ट इन स्पैन ऑफ 50-60 ईयर, नहीं वो हर्बल मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ये केमिकल ज्यादा ना लो. तो यानी फिर आप आ गए. और हमारा कितना इम्पैक्ट था, मैं ये बताना चाहता हूं. जैसे एक अर्जुन होता है जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, अर्जुन का पौधा, उसको अर्जुनारिष्ट अर्जुनासव होता है, उसके लिए दिया जाता है. यू नो व्हाट इज ग्रीक नेम? द ग्रीक नेम इज टर्मिनेलिया अर्जुना. तो यानी वो ग्रीक में भी जो बोटेनिकल नेम है वो भी टर्मिनेलिया अर्जुना, इसका मतलब अर्जुन के नाम पे वो जान रहे थे. यहीं पे मैं कहना चाहता हूं, ये जो हमारे महानुभाव लोग बोलने लगते हैं ना, सनातन इज अ डिजीज. हाँ भाई, उसी पे आना चाहती हूँ, क्योंकि लेगेसी इश्यूज की जब हम बात करते हैं, इसमें आप थोड़ा सा अगर इंग्लिश में भी बोल दें, क्योंकि हमारे तमिलनाडु के व्यूअर्स जो हैं दे वुड प्रेफर टू हियर इट इन इंग्लिश. तो जो सनातन को लेकर जो वहाँ पे भी लेगेसी इश्यूज हैं, बिकॉज तमिलनाडु हैज़ हैड एन एंटी सनातन मूवमेंट सिंस इंडिया केम इनटू बीइंग और सिंस इंडिपेंडेंस, और उसके बाद 69 में आप जानते हैं, मैं पॉलिटिकली बात कर रही हूँ, एंड इट इज सिस्टमैटिकली सनातन धर्म हैज़ फेस्ड इश्यूज इन तमिलनाडु. तो उसको लेकर अब जब आप बात कर रहे हैं कि इट बिकम्स एन इशू, बिकॉज अब जब उदयनिधि ने कह दिया, उसके बाद इवन द कांग्रेस इज सपोर्टिंग, क्योंकि उनके स्पोक्स पर्सन ने भी कह दिया इन कर्नाटका, तो वो सब एक दे आर सीइंग दैट इज द नेक्स्ट इशू इन तमिलनाडु. तो आप ये समझाइए हमें, to our viewers and our listeners who are living abroad, all you need to see is you need to go into the history of Tamil Nadu politics. Otherwise, you can also see the podcast which I did with J. Sai Deepak to understand what is the whole Dravidian movement, anti-Sanatan movement which has been going on in Tamil Nadu. And now I will ask the political angle from the spokesperson of BJP. Actually, it is saying that Tamil Nadu was anti-Sanatan. I think it's looked highly illogical. There is a huge galaxy of very reverent temples there in Tamil Nadu. Then how it can be anti-Sanatan? And they are flooded with devotees. And why it has been turned? It was just a conspiracy of the Britishers. When they decided that if they want to rule this country forever, how to create divide? The Breaking India forces. In North, they decided to alienate Sikhs. Because पंजाब को कहते थे हिंद की तलवार, the sword of India. तो वहाँ Then the South, they known that the Tamil Nadu was. इसको एक मिनट सर, इसको समझा दीजिए कि पंजाब में कैसे हुआ था. मतलब लोग समझते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट इज द सेपरेटिस्ट मूवमेंट, लेकिन उससे पहले भी कर चुके थे. देखिए, the Britishers tried to create a divide between Hindu and Sikhs. Because they concluded that the Punjab and the northwest frontier, northwest portion of India, at the time Pakistan was also this part. तो Sikhs were like the army of India. So उसमें वर्ड भी होता है हिंद की तलवार पंजाब के लिए. Armed, sword arm of India. Sword arm of India. In South, Tamil Nadu was practically the intellectual, religious and spiritual center in South. So then they finally tried to attack it, how to get a separatist sentiment here, which was in starking contrast to the realities. For example, if somebody wants to say that Thirukkural, which is considered the most pious literature in Tamil culture, it is having 1,330 verses, divided into 3 parts. What is the name of these 3 parts? It is Aram, Parul, Kam. What is the meaning of this? Dharma, Arth, Kam. It's exactly what the Dharma Shastra says in Sanskrit. Where is the conflict? ऐसा है कि हमारे यहाँ भी even in Sanskrit literature also, sometimes only 3 purusharthas are mentioned. Dharma, Artha, Kam. Because moksha is a realization which is considered sometime beyond purusharth. So in the same manner, it is Aram, Parul, Kam. So it is having a very clear-cut, starking similarity. But those who want to see the divide, I would like to remind that the biggest South Indian, the Tamil Empire was Chola Empire. And the biggest temple was Vrihadeshwar temple, which is a temple which is based on without any foundation. और उसके ऊपर the 80-ton
this the top गोपुरम। stone. आज तक नहीं पता कि उसको कैसे ऊपर ले अच्छा, जाया गया. गोपुरम नहीं, वो पत्थर सिर्फ। पत्थर. हाँ। बट कभी शो नहीं किया गया कि देवर नेवर इट वॉज शोन एज अ प्राइड ऑफ इंडिया. वो केवल ताजमहल दिखाएंगे. इट इज मच मोर, you can say, the architectural excellence. First time when Modi ji came into power, then the real prominence of the Tamil cultural pride has emerged. Why he has taken Xi Jinping to Mahabalipuram? Because there was a Pallav king who uses to rule Mahabalipuram. It's around 2000 years back. Then he became Buddhist and his name became Bodhidharma. Then he went to China. And he became patriarch of the Zen Buddhism by the name The Mo. At one point of time, China, 80% China, has become Zen Buddhist, considering The Mo, that is Bodhidharma, the king of Mahabalipuram, as its patriarch. This was the influence of Tamil Nadu, for which a very great Chinese thinker, Hu Shi, has used a word that India has culturally dominated and controlled China for more than 2000 years without sending a single soldier across the border. But this is not considered as Tamil pride. It's Modi ji first time. When you have heard about Kashi Tamil Sangam, you have heard about Saurashtra Tamil Sangam. Has it been ever before? Bharat Mandapam, on which the G20 was performed. The statue of Nataraj is what? Which has been found in Tanjavur by the Chola Empire. And Chola empires were the Shiva deities, and they were having Gangai Kond Cholpuram, in which the water of Ganga was was brought. So that's why what happened, they considered that the Tamil Nadu was at the time in Madras Presidency center. So it was practically, during the British time, they felt that this is a vibrating center of South India. And the Punjab was fighting center. Then they create those divide. Then they try to create a north-south divide, the imaginary Arya-Dravid relation, then the forward caste and scheduled caste divide, then the linguistic divide. So they have created a very good framework of breaking India forces. Unfortunately, still people are lying. अब मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपको. जी. In Tamil, Tolikappayam, which is considered a very respected scripture, which talks about various literature. I have talked about Thirukkural. Various literature. So, it is having 8 ras, which is called Aat Makadu in Tamil. Or Bharat Muni ka Natya Shastra. It is having also 8 ras. It is in Sanskrit literature, you will find 9 ras, 9 various, you can say, the moods of poetry. And in Tolikappayam, you will find the 9, but 1 is silent, that is Shantaras. Because in drama, it cannot be used. Because in Shantaras, you cannot express anything in drama. Emotion so for drama, emotion, for Natya, it will be only 8. और जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 8 रस हैं, and the 8 Makadu in Tamil are not only same but exactly in the same sequence. Where is the difference? But what happened? I would like to urge my Tamil brothers, go and study first the literature of one British missionary, Father Lazarus. He has given an objective study of Tamil. Then came G.U. Pope. Now here the Britishers started mischief. His name was George Uglu Pope. He has tried to give that Tamil is a different culture, and then he said Tamil is a different race. I would like to urge the Tamilians to go and study the last statement of G.U. Pope, when I think he was died in 1996 or something. He has used the word, when you have to attack the enemy, you have to attack them in their own language and you have to understand and study the language. और उसने थिरुवल्लुवर के लिए क्या क्या कहा, he has tried to project that he was influenced by Christianity और जाने क्या क्या. He had tried to say that Thiruvalluwars were there in the 10th century. The fact of the matter is their time goes way back, at least 1st or 2nd century AD or BC, 1000 years back. But unfortunately what happens, लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है. People have lost any interest of studying. They are carried away by the political agenda. So that's why the real Tamil pride is what Modi ji has provided. Anubhav, Bharat Mandapam, Saurashtra Tamil Sangam, Kashi Tamil Sangam and Mahabalipuram. But these people are not interested in cultural pride of Tamil. They are more interested in political divide of Tamil. That's why they are carrying over the legacy of what would have been totally outdated
which has been there in the 60s and 70s. Now everything is finished. मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूँ. If you think the same Nataraj Murti is there in front of CERN laboratory in Europe, which has discovered the fundamental particle of universe, which is in popular language called God particle. Real name is Higgs boson. And why this Tanjavor's Nataraj is there? Because of the cosmic dance. Because Fitzek-Capra, Austrian scientist, has written that what happens at the quantum level is like the cosmic dance of Shiva. And he has also said, the perpetual creation of destruction of universe is like the cosmic dance of Shiva. And the Carl Sagan, the most renowned cosmologist, who has composed the message of first man-made object gone beyond solar system, that is Voyager 2, which was sent in 1978. Now it is beyond solar system for some extraterrestrial civilization. You can go and check his video. He says only Hindus' cosmological calculation matches with the modern world. I am not trying to disrespect anybody, but it is his word that the biblical thought confined to few thousand years of creation of universe, age of universe. Some other thoughts also few thousand. Mayans went to 1 lakh. But only Hindus went to billions. And he has used the word Hindus, not the Indians. Let me bring you back, sir. कि उदयनिधि ये नहीं कहते कि वो हिंदुइज्म के खिलाफ है या हिंदू रिलीजन के खिलाफ है, क्योंकि वो स्टालिन ने भी कहा है कि इतने सारे उन्होंने मंदिर स्थापित किए हैं डीएमके ने. सो इट्स नॉट एज इफ दे आर अगेंस्ट हिंदू फेथ. इट इज द सनातन एस्पेक्ट ऑफ इट, बिकॉज सनातन इक्वेट्स टू कास्टिज्म ऑल्सो. Again, I would like to tell them what happens. Caste is a part of Hindu society. Caste word is a Portuguese word. वर्ण जो है. Vern is a trait. And other caste which you say, if you say the Brahman, Kshatri, Vaishya and Shudra, they would want to say. What Bhagwan Krishna has written in Gita? Chatur Varna Maya Srishtam Guna Karma Vibhagsha. गुण और कर्म के बेस पे, on the basis of your tendencies. पर फिर वो बाद में birth पे हो गया ना. उसी पे आता हूँ, ये बताता हूँ. And other castes, they used to say Hindu society is having 6,000 castes. I urge, name a single Hindu text or religious book in which the name of 6,000 castes is there. And who decided the hierarchy? कि माली ऊंचे, कि तेली ऊंचे, कि लोहार ऊंचे, कि सोनार ऊंचे. Who decided this? You cannot show any Hindu text. These are the professions, these are not the caste. Kumhar, Sonar, Badhai, Lohar, these are the professions. These are not the caste. Then, who decided this? A British census commissioner, his name was Herbert Risley, who has under 1861 the census started, and in 1901 he divided the Hindu society into castes, 2,378 castes. Then keep on increasing castes. In 1931, the last census, caste census done by Britishers, is having 4,114 castes. Now it is, during time of Mandal, it was considered 5,000 castes. Now it is more than 6,000 castes. तो मैं कहता हूँ है कहाँ कास्ट, ये तो बता दो भाई. अब यहाँ पर हम ये बात कहते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, and those who want to say about caste, I would like to ask, when they came into power, what they have done for those downtrodden people? Forget about the other communities. The Stalin family said they are inspired by the justice movement, and this is justice to the society. That forget about other castes. In your own community, you couldn't find a single worthy person to transfer the power. From Karunanidhi to M.K. Stalin to Udaynidhi. The same thing is there in Bihar. Lalu Prasad Yadav used to say, गरीब गुरबा की सरकार. और जिस दिन सरकार छोड़ने की बात आई, कोई गरीब गुरबा का बच्चा नजर नहीं आया जिसको कि हम पावर दें. मेरी वाइफ, then my साला, then my beta, another beta, then my beti. And forget about Dalit and Savarna. Forget about non-Yadav backward. अपने यादव समाज में भी एक नहीं योग्य नजर आया. The same thing is in UP. When Mulayam Singh has to transfer power, my brother, my other brother, my son, my bhatija, my bahu. यादव समाज में भी एक योग्य यादव नहीं आया. It means they are trying to create a farce of caste to accumulate control power in their family and then amass wealth. That's why Prime Minister has categorically said तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद. और उसमें क्या है? And the topping is extreme communal Muslim politics. इसका amalgam बनाकर कर रहे हैं. अन्यथा मैं पूछना चाहता हूं, you believe in justice, you do the justice.
यू टेल मी हाउ मेनी कास्ट। वैसे तो नाम नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, इन द नॉर्दर्न इंडिया, इन द हिंदी हार्टलैंड, मैं सिर्फ अपने सीएम्स और डिप्टी सीएम्स की बात बताता हूँ। मध्य प्रदेश सारे जो ओबीसी थे, सुंदरलाल पटवा, उमा भारती जी, शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर। देन हमारे यूपी में सीएम रहे कल्याण सिंह जी। देन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। देन बिहार में हमारे 3 डिप्टी सीएम, सुशील मोदी जी, देन तारकेश्वर जी और रेणुका देवी। ऑल 5 सीएम्स एंड 4 डिप्टी सीएम्स स्वर्ण जाति के नहीं है। नहीं, ऑल 9 फ्रॉम वेरियस कास्ट ऑफ ओबीसी, except Kalyan Singh and Uma Bharti is from one caste. So 9 persons from 8 different OBC caste. This is true social justice. Not this that you are talking about OBC, forgetting about any OBC, then giving a children of your caste and getting everything for your family. Okay. एक और बात I wanted to bring with you this. But one thing on मैं कहना चाहूँगा on the issue of disease of सनातन धर्म। ये जो वर्ड यूज किया था कि मैं तो इनसे कहना चाहूँगा भाई, डिजीज का तो सोल्यूशन सिर्फ एक ही धर्म में दिखता है, वो है सनातन धर्म। जो चीज़ हमारे यहाँ जिसको आप अपोज करते हैं, आज साइंस क्या प्रूव कर रही है। हमारे यहाँ पूजा में यूज होने वाली चीज़ क्या, हल्दी। हल्दी एंटीसेप्टिक है, ये तो प्रूव हुआ। दूसरी चीज़ क्या यूज होती, तुलसी। तुलसी इम्यूनिटी बूस्टर है, ये प्रूव हो गया। ठीक। इसके अलावा आप आइए, काऊ मिल्क, A2 मिल्क, इंडियन काऊ। गंगा जल, ऑक्सीजन कंटेंट सबसे ज्यादा। अब आप आइए, पीपल, मैक्सिमम ऑक्सीजन देने वाला। अब आप आइए, नीम, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा। आंवला, इम्यूनिटी बूस्टर। तो भाई डिजीज का सोल्यूशन जिसमें है, भाई ये तो नेचर है, ये हिंदू कहाँ से हो गया? दैट्स व्हाई यही तो सनातन धर्म में और क्या यूज होता है। ये मैंने सारी वो चीजें बोली है जो पूजा में यूज होती हैं। तुलसी, हल्दी, गंगा जल, गाय का दूध। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, डिजीज उनके यहां तो डिजीज का सोल्यूशन है। और फिर मैंने कहा फॉर हेल्दी लाइफ योगा, विच इज पार्ट ऑफ 6 स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ वैदिक फिलॉसफी, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत। योग उससे आया। तो ये बात, सो डिजीज का इरेडिकेशन बाय अ नेचुरल वे। और यहां तो एक और बात भी है, वी आर वन स्टेप अहेड। मेडिकल साइंस क्या कहती है, अ पर्सन कैन बी कंसिडर्ड हेल्दी इफ ही इज हैविंग नो डिजीज और ही और शी इज हैविंग नो डिजीज, बट इट मीन्स योर नॉलेज बेस इज डिजीज, योर पैराडाइम इज डिजीज, योर बेंचमार्क इज डिजीज। हमारे यहाँ क्या कहा गया है, स्वस्थ, अपने में स्थित हो। आयुर्वेद आयु का विज्ञान है, रोग का विज्ञान नहीं। तो हाउ यू कैन प्रिवेंट डिजीजेस, इट इज वेरी मच देयर इन सनातन धर्म। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग डूइंग सूर्य नमस्कार टू डूइंग मेडिटेशन। और अगर इसके बाद भी इनको कोई कंफ्यूजन हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, न्यूज़ वीक मैगजीन थी, अब वो प्रिंट में नहीं आती है, नाउ इट इज इन डिजिटल फॉर्म। 15 अगस्त 2009 न्यूज़ वीक में लीजा मिलर का आर्टिकल है। वो जानते क्या कह रही हैं कि अमेरिकन्स आर बिकमिंग हिंदूज। क्यों? वो कह रही हैं वो योगा को मानने लगे हैं, वो वेजिटेरियनिज्म को मानने लगे हैं, वो अर्ली मॉर्निंग और अर्ली उसमें मानने लगे हैं, वो मिल्क, काऊ मिल्क की तरफ जाने लगे हैं। इवन उसने सर्वे को रेफरेंस किया है कि मल्टीपल गॉड में बिलीव करने लगे हैं। 30-35% ये मानने लगे हैं कि दे कैन नॉट डिनाई कि दोबारा बर्थ हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर डिजीज के इरेडिकेशन के साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ में किसी को डिजीज नजर आ रही है तो इसका डिजीज उसके दिमाग में, तो वायरस उसके दिमाग। और वायरस भी बहुत क्लियर है, इट इज द मैकॉले वायरस ऑफ 19th century एंड द मार्क्सिस्ट वायरस ऑफ 20th century, which has to be irrigated by the Modi vaccine of 21st century. Okay, that's quite a statement. क्या आप ये since you're a parliamentarian और सोमवार को पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, तो क्या ये पार्लियामेंट सेशन में भी उठेगा, दिस होल थिंग अबाउट सनातन धर्म, पॉलिटिकल में क्या हो रहा है, ये सब उठेगा? देखिए, एक चीज तो हम बहुत क्लियर कर दें, हम कहाँ उठाते हैं। पहले बिहार में चंद्रशेखर उठाते हैं जो INDIA घमंडिया के मेंबर हैं। क्या घमंड है, शिक्षा मंत्री हैं। फिर बिहार में जगदानंद बाबू बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं, फिर दक्षिण में उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं, फिर A राजा बोलते हैं, फिर कर्नाटक में कांग्रेस के नेता परमेश्वर बोलते हैं। और सवाल हमसे पूछते हैं, भाई आप उसको एलेंगेट कर रहे हैं। और उसके बाद KC वेणुगोपाल कहते हैं इट इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं पूछना चाहता हूं, इफ ए कॉन्फ्रेंस इज हैविंग इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म,
अब आप ये समझिए कि अगर ये हो जाती, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हो गया होता कि इरेडिकेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी या इरेडिकेशन ऑफ इस्लाम, तो क्या हुआ होता? मैं दो चीजें बोल रहा हूं, देखिए एक पॉलिटिकल एंगल पे, अगर ये कॉन्फ्रेंस कहीं हो गई होती कि इरेडिकेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी और इरेडिकेशन ऑफ इस्लाम, अरे साहब, एक भोजपुरी का गाना है ना, आरा हिले छपरा हिले बलिया हिले ला, तो जानते क्या होता? दिल्ली हिले, लंदन हिले, न्यूयॉर्क हिले ला, सातों समुद्रों में तूफान सुनामी आ गई होती और सारे लोग खड़े होके पता नहीं क्या क्या। बट टुडे इट्स ऑल क्वाइट ऑन द सेकुलर फ्रंट। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की एक मूवी है ना, इट्स ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, एरिक मारिया रिमार्क की बुक थी, तो वैसे इट्स ऑल क्वाइट ऑन द सेकुलर फ्रंट। दूसरा, ऋषि सुनक ने यहाँ के कह दिया आई एम ए प्राउड हिंदू। तहलका मच गया? नहीं, अरे कहीं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कह देता है आई एम ए प्राउड हिंदू, सेकुलरिज्म खत्म और पता नहीं क्या क्या, और वो लंदन, मैड्रिड, लिस्बन सब जगह जाके भाषण करने लगते, राहुल गांधी जाने क्या क्या हो जाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, दुनिया देखो कितनी बदल रही है। मैं उन सब लोगों से कहूँगा चश्मा उतारो, फिर देखो यारो, दुनिया नई है, चेहरा पुराना। इंटरेस्टिंग। एक सवाल और है, आई नो यू हैव टू लीव, बट बिफोर दैट एक सवाल और पूछूंगी कि ये 2024 इलेक्शन के लिए इंडिया ग्रुपिंग जो है वो कई राज्यों में, उससे पहले भी जो राज्य के चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे भी ये बात उठाएगी दैट बीजेपी बिलीव्स वन साइज फिट्स ऑल, और इसमें हिंदी शोविनिज्म की बात भी उठाएगी। तेलंगाना इज गोइंग टू पोल्स, उसके बाद 2024 के पोल्स, तो जो दक्षिण के राज्य हैं वहाँ पर हिंदी शोविनिज्म को लेकर ये मसला ज़रूर उठेगा, और बंगाल में भी ये मसला उठा था पहले में और अब भी उठेगा। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, अभी हिंदी दिवस भी हुआ था। हिंदी दिवस was started in 1964 during Congress regime. There is nothing like हिंदी शोविनिज्म। अब ये भी आपको बताऊं, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बने ये सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी was गुजराती, देन लोकमान्य तिलक was मराठी, देन कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी who was गुजराती, देन श्यामा प्रसाद मुखर्जी who was Bengali, M. Gopalaswamy Iyengar who was Tamil, and who was opposing पंडित जी ऑफ उत्तर प्रदेश, जवाहरलाल नेहरू। ये इशू नहीं था। जहाँ तक इंडियन लैंग्वेजेस की बात है, मैं तो कह रहा हूँ कि भारत की सभी भाषाओं में, हमारे यहाँ कहना सभी भाषाओं में समान होना चाहिए, और आज के ज़माने में तो और भी मामला अच्छा है। देखिए, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया, अब जब क्वांटम कंप्यूटर का ज़माना आ जाएगा, द लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विल बी सो हाई। आपको पता है कि एक डिजिटल कंप्यूटर को जिस चीज़ को कैलकुलेट करने में 2.5 से 3 साल लग सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटर 20 सेकंड में, 200 सेकंड में कर सकता है। तो क्या होगा, जैसे आज आप कोई चीज़ टेक्स्ट हो और उसको गूगल से किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मेरा मानना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटर का एरा आते लैंग्वेज का ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी लैंग्वेज का रियल टाइम ट्रांसलेशन इमीडिएट गेट सके। जैसे आज होता ना कि आप बाहर जाएं तो अब वो ऐप आ गया है कि आप उसको क्लिक करें तो उस साइन बोर्ड को आपकी लैंग्वेज में बता देगा, अब तो सीधे ट्रांस हो जाएगा। मगर ये जो भाषा पे लड़ाने के लिए बात कह रहे हैं, ये हिंदी शॉविनिज्म नहीं है, तो इंग्लिश शॉविनिज्म के शिकार हो रहे हैं। मैं पूरा विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि उदयनिधि स्टालिन तमिल स्कूल में पढ़े हैं क्या? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ तमिल स्कूल्स इन तमिलनाडु दीज डेज? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वॉज ऑलमोस्ट 100%. What I have got the information, 42% students are studying in Tamil medium, 58% are in English. In Andhra Pradesh, it's almost this YSI Jagan Mohan Reddy has almost completing into Hindi. On the other hand, in UP, 85% students are studying Hindi. तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि challenges are more for Indian languages and more for the regional languages. कैसे? Because of the numerical strength, रीजनल लैंग्वेजेस के लिए सर्वाइवल पॉसिबिलिटी डिफिकल्ट होती चली जा रही है। द रीजन इज ग्लोबलाइजेशन। नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए इंग्लिश मीडियम इसलिए इंग्लिश में आप जा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, कितने लोग अपने बच्चों को बांग्ला माध्यम में पढ़ा रहे हैं? ममता जी से पूछिए। ये तो बड़ा ही हिपोक्रेसी है कि हम तो अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ाएंगे, डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ाएंगे, और उसके बाद आपसे कहेंगे कि जी आप इसमें पढ़े रहो। जबकि मेरा ये मानना है लैंग्वेजेस में कनेक्ट देखिए। अभी आपने कहा तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने उसमें शब्द प्रयोग किया कि यह वितंडावाद कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। हे भगवान। तो इंग्लिश जर्नलिस्ट आस्क व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वितंडावाद, एंड टू माय सरप्राइज
one Telugu journalist and one Tamil journalist told me that बात this तो समझ में Vitandavad आया। word is both in Telugu and Tamil and exactly in the same meaning as in Hindi. वितंडावाद। वितंडावाद यानी व्यर्थ का विवाद करता है। अच्छा। अब आप सोचिए आपस में कनेक्शन दोनों का। ये देखिए, मैं एक और बात कहता हूं, आपने बंगला की बात कही। आप कोलकाता एयरपोर्ट पे उतरिए, जब आप एग्जिट होता है तो उस पर क्या लिखा हुआ? बहिर्गमन। दिल्ली में लिखा रहता है निकास। निकास ज्यादा अच्छी हिंदी है या बहिर्गमन? बंगला का बहिर्गमन ज्यादा अच्छी हिंदी है। अब आप आइए, आप मुंबई में उतरिए, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय विमानतल, एयरपोर्ट के लिए कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। ये हवाई अड्डा अच्छी हिंदी है, विमानतल अच्छी हिंदी है? मराठी का विमानतल। तत्सम शब्द का इस्तेमाल और इसीलिए आप कह रहे हैं ना, और उर्दू का वर्ड आ गया। अब यही मैं यहीं पे आना चाहता था। अगर आप तत्सम वर्ड्स पे जाएंगे, इट इज बेटर कनेक्टिविटी विद द लैंग्वेजेस, बट अनफॉर्चुनेटली एज ए पार्ट ऑफ डिसीटफुल डिजाइन फ्रॉम द टाइम ऑफ नेहरू, हिंदुस्तानी यूज करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंदुस्तानी? इंग्लिश एंड पर्शियन मिक्स्ड हिंदी इज हिंदुस्तानी। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। व्हेन येदियुरप्पा जी वाज सीएम, एक बार मैं गया, उस समय राजनाथ जी वाज पार्टी प्रेसिडेंट। तो वो येदियुरप्पा जी एक गाड़ी में बैठ गया, तो मुझे एक मिनिस्टर के साथ मैं एक गाड़ी में बैठ गया। तो जैसे ही फ्लीट आगे बढ़ने लगा तो एक लेडी एकदम से बीच में आ गई। तो ड्राइवर ने उससे कहा वेगा वेगा। तो मैंने उससे पूछा कि वेगा मीन्स क्विक। उसने कहा यस, इन कन्नड़ वेगा मीन्स क्विक, जल्दी जल्दी, जिसके हिंदी में कहते हैं ना जल्द। अब वेग इज अ संस्कृत वर्ड। वेग मीन्स क्विक, फास्ट स्पीड। तो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, you go with a tatsam route, the connection is very, very evident and very appropriate. But unfortunately, we are not interested in, which has been taught in our mindset, unity among diversity. We are not interested in unity. We do not want to move towards unity from diversity. The agenda is to move from diversity to divisivity. हम अनेकता से एकता नहीं, अनेकता से विभेदकता की तरफ, विभाजन की तरफ बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं। मैं एक और बात कहता हूं, मुझे एक बार मैं मुंबई गया 2005 में, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी। अब वहां लीलावती हॉस्पिटल के बाहर था लीलावती रुग्णालय अणुशोधन केंद्र। रुग्णालय, हम क्या कहते हैं? अस्पताल। अस्पताल इज नथिंग बट ए परवर्टेड फॉर्म ऑफ हॉस्पिटल। रुग्णालय, रुग्ण मतलब रोगी, रुग्णालय कहीं अच्छी हिंदी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम कनेक्ट नहीं स्टैब्लिश करना है। अब गुजराती में कहते हैं जेठा। ज्येष्ठ मीन्स बड़ा, जेठा भाई। ज्येष्ठा इज अ मच बेटर हिंदी। बट क्या है कि हमें सब में पहले कहना है कि तुम पर्शियन यूज करो। मैं पर्शियन वर्ड कह रहा हूं क्योंकि उर्दू लैंग्वेज इनिशिएटेड, वो भी आपको वैसे एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि उर्दू शुरू कहां से हुई है। तो हमारी लैंग्वेज हमारे यहाँ आई थी। मजे की बात है वो कैसे आई? स्क्रिप्ट अरेबियन है, वर्ड्स पर्शियन है और ग्रामर हिंदी की है। और मैंने एक मुस्लिम स्कॉलर नहीं बताया था, मैं ये दावा नहीं करता कि ये सही था कि उर्दू बनी क्यों। पहले तो फारसी लैंग्वेज थी मुगल दरबार की, कहावत भी आज तक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। फिर ये बात आई कि फारस मीन्स ईरान, ईरान इज प्रीडोमिनेंटली शिया। तो फिर ये बात आई ये तो शियाओं की लैंग्वेज हो गई फारसी, तो हम उनकी लैंग्वेज क्यों फॉलो करें। तो सुन्नियों में ये बात आई कि एक दूसरी लैंग्वेज भी होनी चाहिए। देन द उर्दू लैंग्वेज वाज डिवाइडेड, देयर हैज टू बी समथिंग डिफरेंट। और आपको शायद नहीं पता हो कि कुरान शरीफ का जो अनुवाद हुआ है वो सबसे लास्ट में उर्दू में हुआ है, क्योंकि उसको बहुत वर्थ मेंशनिंग नहीं माना गया लैंग्वेज। इवन उन्होंने हिंदी में और शायद संस्कृत में भी पहले कर लिया था। But that's also an Indian language then, right? Because its birth was here. वही तो मैंने आपको बताया कि बर्थ कैसे हुई। But क्योंकि अब बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि उर्दू इज पाकिस्तानी, हिंदी इज इंडियन, मतलब that is not the case. We should not leave our ownership of Urdu language also, na? It's also the birth is here. अब यहीं पे आपको बताएं, आपने पाकिस्तानी कहा तो बड़ी मज़ेदार बात है। पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है जिसकी आइडेंटिटी छोड़िए, लैंग्वेज भी उधार की है। जब पाकिस्तान बना तो वहाँ की लैंग्वेज क्या थी? नेटिव लैंग्वेजेस पंजाबी, हाँ. सिंधी, पश्तो, बलूच, और जब तक ईस्ट पाकिस्तान था तो बांग्ला। इनमें से तो कुछ नहीं लिया। ये उर्दू लैंग्वेज कहाँ से आई? ये तो दिल्ली लखनऊ की लैंग्वेज है। तो पाकिस्तान ने लैंग्वेज भी उधार की ली हुई है। तो इसलिए तो जो आपने बात कही, तो मैं कह रहा हूँ कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि आइडेंटिटी जिनकी टोटल उधार की है, हमें वो आइडेंटिटी बहुत अच्छी लगने लगती है। इसीलिए मैंने कहा लैंग्वेजेस में आपस में कनेक्ट। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। मराठी में बहुत प्रमुख नाटक है जानता राजा, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर। उसके अंदर जो छंद बोले जाते हैं वो उनके राजकवि भूषण के हैं।
जो सारे के सारे उन्होंने उसमें लिखे, अवधी भाषा में लिखे, जो उनके राज्य के लिए लास्ट में बोला जाता है, जो मैंने कई बार बोला भी है ना, इंद्र जिमी जम्ब पर बाड़व सुवम पर रावण सदम पर रघुकुल राज है, पवन वारिवाह पर शंभुरतिना पर जो सहस्रबाहु पर राम द्विजराज है, और दावा द्रुमदंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है, और कान जिमी कंस पर तेजतम अंश पर त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ये जानता राजा में बोला जाता है तो हिंदी में लिखा। मैं एक और बात कहता हूँ, गुरु ग्रंथ साहब अंतिम अंक का अंतिम पद क्या है, पूछिए किसी से। लोग आजकल पढ़ते नहीं और लड़ने को तैयार, पढ़ते कम लड़ते ज्यादा। वहां जानते क्या लिखा अंतिम है, राम नाम सिमरन करो जाके सम नहीं कोय, और सिमरत ही संकट मिटे दरस दिखावे सोए। ये भी हिंदी में लिखा हुआ अंतिम अंग में, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब को साक्षात देव माना जाता है, तो वहां अंग शब्द प्रयोग किया जाता है, वहां पेज शब्द नहीं प्रयोग किया जाता है। तो आप ये सोचिए क्या कनेक्ट है वो साउथ से लेके नॉर्थ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, मगर कनेक्ट नहीं ढूंढना है, डिवाइड करना है। और दुख के साथ कहना चाहता हूं, जिन्होंने कभी देश को धर्म के नाम पे टुकड़े करके सोचा चलो एक हिस्सा हमको मिल जाए, आज वो जाति और भाषा के नाम पे टुकड़े करना चाहते हैं, किसी एक टुकड़े पर भी हमको हुकूमत करने को मिल जाए। उनकी सोच इलेक्टोरल है, और जो मोदी जी ने कहा कि ये 25 साल 1000 साल का बेस बनाएंगे, ये सिविलाइजेशनल सोच। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन आवर थॉट प्रोसेस एंड देयर थॉट प्रोसेस। तो 2024 में ये सिविलाइजेशनल बैटल भी है, टू कीप आवर सिविलाइजेशन अलाइव। इज दैट व्हाट इज द बैटल गोइंग टू बी? वन मोर थिंग, व्हाई वी वांट टू मेक सिविलाइजेशन अलाइव। मैं बिल्कुल डेविल्स एडवोकेट की तरह पूछता हूँ। कोई कहेगी जी क्यों आपको अपना सिविलाइजेशन अलाइव करना है, सबको अपना सिविलाइजेशन अच्छा लगता है। तो मैं आपसे पूछूं हमारे सिविलाइजेशन में ऐसा क्या है जो दूसरे में नहीं है? तो कोई कहेगा आप बड़े उदार हैं और अब हम सबमिसिव हैं। तो हम कहेंगे ठीक है, हर सिविलाइजेशन कहता है कि मेरे यहाँ भी ये कहीं ना कहीं लिखा है, कोई उसको फॉलो कर रहा है, कोई। मैं तो कह रहा हूँ वो बताओ जो दूसरी जगह लिखा ही नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ लिखा है। व्हाट इज दैट? यू हैव हर्ड अबाउट वैदिक मैथमेटिक्स? Mathematics are the part of Vedas. Have you ever heard the mathematics is the part of the religious texts? Ayurveda, medical science is the part of Vedas. It is the Vedic darshan. Yoga is giving you the healthy life. ये दूसरी जगह लिखा ही नहीं है। हमारे यहाँ there is no conflict of scientific thought with religion. With due humility, I would like to say, जिन लोगों ने कहा 1633 में गैलीलियो को फांसी दे दी गई, ये कहा गया कि मतलब उसको फांसी डिक्लेयर की गई कि माफी मांगो, बिकॉज ही सेड दैट द सन रिवॉल्व्स, अर्थ इज रॉन्ग। हाँ। देन उसने अपना विड्रॉ कर लिया, बट हिज नेम रिमेन in the list of convicted criminals in the eyes of church. You know, his name remained till what? Till when? Till 1992. Then Pope John Paul II has removed the name. When man entered into space in 1961, man landed on moon in 69, and satellites have started going in 80s. It's still that, but nobody says कि देखिए साहब उनके धर्म में ये खराबी थी, वो खराबी थी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम नॉट रिस्पेक्ट, वो सेंटेंस तो नहीं हटाया गया ना आज तक रिलीजियस टेक्स्ट से। हमारे यहाँ झगड़ा करते हैं, जबकि हमारे यहाँ इसका ठीक उल्टा है। आज आप बताइए, आप किसी पंडित से जाके पूछिए कि किस दिन है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जो नासा की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी बताती एग्जैक्ट सेम, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो। हमारा तो 5000 साल का पंचांग है। इवन अभी चंद्रयान पे गए, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसी से पूछिए कि साल में 12 महीने क्यों होते हैं? एम्पिरिकल डिवीजन होता तो 10 होने चाहिए थे। अच्छा, किसी से पूछिए कि सर्किल में 360 डिग्री क्यों होते हैं? मैं सनातन धर्म पर ही बहुत बता रहा हूं, जो इन लोगों को नहीं समझ में आता। बड़े से बड़े मैथमेटिक्स के प्रोफेसर से पूछिए कि साहब सर्किल है, व्हाई देयर आर 360 डिग्रीज इन अ सर्किल? एम्पिरिकल डिवीजन में 100 होते, 200 होते, 300 होते, समझ में आता। 350 भी समझ में आ सकता था, व्हाई 360? उसका रीजन है कि हमारे यहाँ 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, वेदों के 6 अंग। ज्योतिष के 2 भाग हैं, फलित और गणित। द इंटायर मैथमेटिक्स वॉज डिवाइज्ड टू इंटरप्रेट द मोशंस ऑफ द प्लैनेट्स। और प्लैनेटरी मोशन में व्हेन अर्थ टेक 1 सर्किल राउंड द सन, in that process it rotates 360 times on its axis. That's why there are 360 degrees in a circle. And in that process 12 times moon takes the round of the earth. So that's why there are 12 months in this process. तो हमारा तो इतना साइंटिफिक निकल के आ रहा है, और उसके बाद किसी को नहीं समझ में आ रहा है। और फिर मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं ना कि सनातन धर्म में ये खराबी है, वो फलाना डिमाका। मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, हम माला जपते हैं तो 108 टाइम्स जपते हैं ना, क्यों 108 बार जपते हैं?
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? आई डोंट नो, मैं जपती हूँ, मुझे पता नहीं। पर बताता हूँ आपको। दोनों, अभी हमने चंद्रयान लैंड करवाया और सूर्य के लिए आदित्य L1 भेजा है, दोनों से कनेक्शन है। मैं दर्शकों से कहूँगा कि आप जाके चेक करिए, अर्थ और सन का डिस्टेंस देखिए, 15 लाख कुछ माइल्स है, और उसको सन के डायमीटर से डिवाइड करिए, 108 आता है। देन यू टेक द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून एंड डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ मून, कहीं पर 109 कुछ आएगा, इट्स ऑल्सो कम्स 108। तो क्या है, 108 इज द गैलेक्टिक रेशियो ऑफ आवर सोलर सिस्टम। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? देखिए, सूर्य से हमारी दूरी अगर 108 है, अगर इस रेशियो में 10% की कमी आ जाए, यानी 10% नजदीक आ जाए, तो अर्थ इतनी हॉट हो जाएगी कि लाइफ नहीं रह सकती। थोड़ा सा 10% उधर चली जाए तो इतना टू कोल्ड की नहीं। तो 108 गैलेक्टिक रेशियो इज अ गारंटी ऑफ लाइफ। सूर्य आत्मा का प्रतीक, चंद्रमा मन का प्रतीक। हमारे यहाँ ऐसे ही नहीं कहा गया, आज भी। अब तो साइंस कहती है ना कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसका अपना नहीं है, इसीलिए हमारे कहा गया मन आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और इसलिए 108 बार जब मन और आत्मा का एकीकरण करना है इस सोलर सिस्टम में बैठ के, तो इट हैज टू बी 108। अब इसके बाद इसमें किसी को डिजीज नजर आती हो तो सोचिए किसके मन में डिजीज है। बड़े बड़े साइंटिस्ट उन बातों को कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, द यंगर जनरेशन शुड कम आउट ऑफ दिस मैकाले एंड मार्क्स वायरस और आगे आए। और मैं कहना चाहता हूं, और सबसे बड़ा जो नुकसान किया जा रहा है वो तो दलित समाज के साथ किया जा रहा है। उससे कहा जाता तुम पढ़ो ही नहीं, जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्टों को इतनी बड़ी बड़ी साइंस नजर आती है, कहते तुम पढ़ो नहीं। आज तो पढ़ने में कोई रोक नहीं है, कोई कहता था पढ़ो, अपने आप पढ़ो, देखो, देन कंपैरिजन करो, और इस ढंग के फैकेड में मत फंसो। वो एक थ्योरी बता दी जाती है कि साहब, वो कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर, बिल्कुल उनको जाति व्यवस्था से परेशानी से लेके नहीं, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, ये फैक्ट बताया जाता है। पूरा फैक्ट क्यों नहीं बताते भाई? डॉक्टर अंबेडकर से अधिक लर्नेड, पढ़ा लिखा नेता उस जमाने में नहीं था। 2 टॉप की उस समय की वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डबल PhD। आज बताइए कितने लोग डबल PhD आईवी लीग यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उनकी, जिन लोगों ने उनकी पर्सनल रेफरेंसेस लिखे, उनका लिखा है कि उनकी पर्सनल उसमें करीब 35,000 बुक्स थी। हर चीज पढ़कर वो एनालाइज करते थे। तो उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो ये भी तो उन्होंने पढ़ा होगा कि क्यों क्रिश्चियनिटी या इस्लाम ग्रहण नहीं की। अब मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, जाके किताबें पढ़ लीजिए। और षड्यंत्र ये होता है जो ये कहते हैं ना कि ओपननेस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। डॉक्टर अंबेडकर की किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान हमारी सरकार आने से पहले समग्र अंबेडकर साहित्य से गायब थी। आप उसको इंडिया में पा ही नहीं सकते थे। वो तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अवेलेबल थी, फिर वहां से मिली, और अब तो खूब अवेलेबल है। यानी देखिए, फैक्ट को ही छुपा दो, आधा फैक्ट बताओ, ये किया, ये क्यों नहीं किया। और उनके जैसे व्यक्ति also said, right, कि सनातन धर्म को खत्म कर, तो उन्होंने आगे ये भी बोला है ना कि दूसरी जगहों पे, मैं देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं दूसरे धर्म पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं कह रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर की किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़िए। उसमें एक पेज नंबर 100 के आसपास का है, एक पेज नंबर 300 के आसपास का है, जो हिंदी में ट्रांसलेशन है, पढ़िए। फंडा क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने दूसरों में क्यों नहीं किया, उन्होंने क्यों कहा कि किस जगह पे ज्यादा बड़ी समस्या है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं समाज के सभी वर्गों से, मतलब अंत में कहूं, मैं युवा नेता के रूप में उदय निधि से भी कहना चाहता हूं, भारत की निधि का उदय हो रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। देखो, द ट्रेजर ऑफ द विजडम ऑफ इंडिया हैज अवोक। डोंट गेट कैरीड अवे बाय द माइंडसेट ऑफ योर फादर। वो 60s 70s में थे, गए वो दिन, वो सब ऑब्सोलीट फिलॉसफीज हो गई। कम with the new era of 21st century. Thank you so much, Sudhanshu ji. It's been such an educative experience, and I'm sure it's going to be one of the biggest hits of our show. Dhanyawad. Namaskar. Thank you for watching or listening to this edition of ANI Podcast. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.